नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल सभी के? वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सभी को। हाँ भाई, ऑडियो वीडियो क्लियर हो? जल्दी से एक बार हम सब करेंगे सभी। वेरी गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग। चलिए करें क्लास की शुरुआत। अरे हाँ मयंक ठाकुर, बिल्कुल सही बोल रहे हो। देखो वैसे भी है ना, फ्रिक्शन की अब जरूरत नहीं है, मतलब कि अब आने वाले किसी भी चैप्टर में फ्रिक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, चिंता ना करो। भले ही वो मैं अलग से टाइम निकाल के पढ़ा दूंगा। जाप कर रहे हो सर? किसका जाप कर रहे हैं हम? चलिए तो करते हैं क्लास की शुरुआत। आज है हमारा लेक्चर नंबर 8। कब होगा ये चैप्टर खत्म? थोड़ा बड़ा चैप्टर है, पहले ही मैंने बताया था आपको। मतलब आज ऐसा मान के चलो कि आज हम इस चैप्टर में क्लास 12 की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर खत्म कर देंगे। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि स्थिर विद्युत की हम 2 चैप्टर मिला के पढ़ेंगे, 2 या 1.5 चैप्टर मिला के पढ़ेंगे, ज्यादा सही भाषा में। तो इसमें एक विद्युत आवेश और क्षेत्र वाली जो कहानी थी, विद्युत आवेश और क्षेत्र वाली जो कहानी थी, वो हम खत्म कर देंगे आज की क्लास में। ठीक है, फिर विद्युत विभव वाली बातें भी हम इसी में पढ़ना चाहेंगे, विद्युत विभव और स्थितिज ऊर्जा। तो वो 2-3 क्लासेस और लगेंगी, है ना, मतलब 11-12 क्लासेस लगेंगी इसके अंदर। वो वाला पोर्शन खत्म होगा, फिर उसके अंदर हम संधारित्र पढ़ पाएंगे। ठीक है, चलिए तो करें क्लास की जोरदार धमाकेदार शुरुआत। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सभी को। कल क्लास का टाइम क्या होगा? कल क्लास का टाइम मतलब 90% चांसेस ये है कि पार सर कल आप लोगों की दिन में क्लासेस लेंगे। मतलब मेरा अभी थोड़ा बहुत डिस्कशन हुआ था, बाकी आपको पार सर इवनिंग वाली क्लास में बता देंगे। तो पार सर आपकी मॉर्निंग में क्लास लेंगे, मतलब आफ्टरनून में 12 बजे से क्लास लेंगे। फिजिक्स की क्लास नॉर्मल टाइम पर ही होगी कल 4 बजे। फिर उसके बाद में मंडे से फिजिक्स और बायोलॉजी की क्लासेस का टाइमिंग अदला बदली हो जाएगा। मतलब मंडे से फिजिक्स की क्लास जो होगी वो शाम को 7:30 बजे से होगी आपकी। फिर चल हाँ भाई, करें क्लास की शुरुआत। टीचर स्लाइड जल्दी क्यों नहीं आती? आ जाती है बेटा, टीचर स्लाइड्स तो जिस टाइम पे आ रही है वो हमेशा से उसी टाइम पे आती रहती है। बायो की क्लास 3 बजे से होंगी, 3 बजे से होंगी मंडे से। चलिए ओके, तो करते हैं क्लास की शुरुआत। हमने विद्युत बल रेखाएं क्या होती है ये पढ़ लिया था। अब हमें आज की क्लास से विद्युत फ्लक्स पढ़ना शुरू करना है। क्या पढ़ना शुरू करना है? विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स की बेसिक जानकारी मैंने आपको दे दी थी, उसके ऊपर और बातें करेंगे हम। और गाउस का नियम अब हम पढ़ेंगे आज की क्लास में, उसमें बहुत सारे उदाहरण करेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो स्थितिज ऊर्जा, विभव, समविभव, पृष्ठ, विद्युत द्विध्रुव। अच्छा, विद्युत द्विध्रुव वैसे एक्चुअल में विद्युत क्षेत्र में भी आता है, लेकिन विद्युत द्विध्रुव में अलग से आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा। तो यह 3 टॉपिक जो है वो एक्चुअल में अगले चैप्टर के में आपको मिलेंगे एनसीईआरटी में। ठीक है, साथ ही साथ यहां पर जो विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव में हमें विद्युत क्षेत्र में भी चर्चा करनी थी। एक्चुअल में क्या कहानी है कि विद्युत द्विध्रुव एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आवेश मिलकर एक विद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं, समान आवेश। तो अब इसमें विद्युत द्विध्रुव के कारण हमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना सीखना पड़ता है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र देखना सीखना पड़ता है, उसके कारण विद्युत विभव देखना पड़ता है, तो उसके कारण हर एक चीज देखना है अलग से। तो वो आखिरी में इकट्ठा हम देख लेंगे। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते करते क्लास की शुरुआत। विद्युत फ्लक्स क्या होता है ये जानकारी मैंने आपको पिछली क्लास में दे दी थी। मैंने आपको क्षेत्रफल सदिश भी समझा दिया था कि क्षेत्रफल क्या होता है। एक सदिश राशि होती है ना, सदिश राशि होती है। मतलब क्या होगा कि सर हमने यह समझा था कि अगर मेरे पास एक समतल है तो ये समतल कितने कोण पर है, कितने कोण पर है, सीधा है, ऐसा है, ऐसा, मतलब किसी कोण पर रखा हुआ है, तो उसके हिसाब से निर्भरता होगी कि इस पे से कितनी बल रेखा ऐसे काट कर जाएंगी। तो इसका कोण भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने क्षेत्रफल को क्या माना था? सदिश राशि माना था। इसकी दिशा भी इंपॉर्टेंट है। फिर हमने देखा था कि किसी सतह से संबंधित फ्लक्स उस क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या के समानुपाती होता है, उसे ही हमने क्या बोला था? विद्युत फ्लक्स बोला था। साथ ही साथ ये वाली बात भी मैंने आपको बताई थी कि अगर मान के चलो हमारे पास विद्युत बल रेखाएं जो है वो ई विद्युत क्षेत्र है, वो इस दिशा में है,
ए विद्युत क्षेत्र जो है वो अगर इस दिशा में है और साथ ही साथ यहां पर मेरे पास अगर कोई क्षेत्रफल है ना, जो ए कोण या ये क्षेत्रफल जो है वो ए सदिश है और इसका कोण विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा बन रहा है, तो यहां पर फ्लक्स लिखना सीखा था हमने, ई ए कॉस थीटा, है ना, या ई डॉट ए लिखना सीखा था और इसे ही हमने लिखा था ई ए कॉस थीटा। इसके साथ ही साथ इस पे कुछ कॉमन सेंस की बातें भी कर लेते हैं हम लोग, है ना। जैसे अगर मान के चलो हमारे पास यहां पर विद्युत क्षेत्र है, इस दिशा में मेरे पास विद्युत क्षेत्र है और ये विद्युत क्षेत्र के लंबवत अगर मैंने एक तल रख दिया, मतलब कि मेरा जो तल है वो ऐसा रखा हुआ हो, मेरा तल जो है वो ऐसा रखा हुआ हो, तो बताइए कि विद्युत क्षेत्र क्या होगा या विद्युत फ्लक्स क्या होगा। सॉरी, ये ए है और ये ई है। तो अगर मैं देखूं सर, अगर ये इसने सीधा सीधा आपने रख दिया इससे, तो कोण कितना होगा यहाँ पे, थीटा का मान बताइए जल्दी से, थीटा का मान क्या होगा। तो सर इस कंडीशन में थीटा का मान 0 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एरिया सदिश जो होगा सर जी, एरिया सदिश जो होगा वो एरिया सदिश इस दिशा में होगा, तो एरिया सदिश इस दिशा में है, तो एरिया सदिश और विद्युत क्षेत्र के मध्य कोण 0 डिग्री होगा। तो फ्लक्स क्या आ जाएगा यहां से सर, फ्लक्स लिख सकते हैं हम ई ए कॉस 0 या कॉस 0 1 होता है तो हो जाएगा ई इंटू ए के बराबर। मतलब इस कंडीशन में फ्लक्स अधिकतम जाएगा, यह हमें कॉमन सेंस से भी पता था, है ना। क्या सर, कि अगर मैंने सीधा रख दिया, विद्युत बल रेखाओं के लंबवत मैंने तल रख दिया या विद्युत बल रेखाओं के दिशा में मेरा जो क्षेत्रफल सदिश है उसी दिशा में होगा, तो अधिकतम बल रेखा है उसे काटेंगी। क्लियर है मामला? अच्छा, इसी प्रकार से अगर मैं यहां पर बात करूं, अगर मैंने इसे कुछ ऐसा रख दिया होता, विद्युत क्षेत्र अभी भी ई ही है, विद्युत क्षेत्र इसी दिशा में है, और अगर मैंने इसे यहां पर लेटा दिया होता, कुछ ऐसे रख दिया होता, तो बताओ भाई फ्लक्स क्या जाता, तो सर इस कंडीशन में यहां पर क्षेत्रफल सदिश जो होगा वो इस दिशा में हो जाएगा, तो मैं यहां पर बोल सकता हूं सर कोण जो होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा, या फाई की वैल्यू हो जाएगी ई ए कॉस 90 जो होता है वो 0 होता है, मतलब फ्लक्स जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। न्यूनतम फ्लक्स होगा, इस कंडीशन में मिनिमम होगा, न्यूनतम होगा, और इस कंडीशन में मैक्सिमम फ्लक्स जाएगा। क्लियर है मामला? आई बात समझ में? तो ये एक इंपॉर्टेंट सी कहानी है जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इसमें सर कुछ बच्चों के मन में डाउट हो सकता है कि सर अगर मैं तल को ऐसा रख दूंगा तो कुछ ना कुछ तो उससे टकरा जाएंगी लाइन। नहीं, हम जब भी बातें करेंगे, अगर हमने प्लेट मानी तो उसकी थिकनेस ऑलमोस्ट 0, जैसे देखो इसकी कोई थिकनेस नहीं है, एक पन्ने की कोई थिकनेस नहीं होती है, तो थिकनेस जो है वो हम ऑलमोस्ट 0 ही मानेंगे। थिकनेस क्या मानेंगे? 0 ही मानेंगे। कोई भी बल रेखा उसे काटेगी नहीं, या तो ऊपर से निकल जाएगी या नीचे से निकल जाएगी। क्लियर है मामला? चलो, कोई मोटाई नहीं होगी। हाँ भाई, अब आगे बढ़ते हैं हम। मंडे से फिजिक्स की क्लास 7:30 बजे होगी और बायोलॉजी की क्लास 3 बजे होगी। यश कुमार, मैंने देख लिया, मैंने आपको रिप्लाई भी कर दिया, अब आप यहां पर ध्यान दीजिए। हाँ, चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके अलावा इस पर और भी कुछ चर्चा कर लेते हैं। जैसे फ्लक्स के बारे में मैं लिख सकता हूं, अच्छा फ्लक्स में ये एस सदिश या एरिया सदिश है ना। एरिया सदिश जो होता है, इसे हिंदी में लिख देते हैं क्षेत्रफल सदिश, जो है यहीं पर ही जगह है क्या हमारे पास। देखो, क्षेत्रफल सदिश को एस से भी लिख सकते हैं, ए या एस से भी लिख सकते हैं। अपने कॉपी में कहीं पर लिख लो ऊपर कोने में कि इसे एस से भी लिखा जा सकता है और ए से भी लिखा जा सकता है। कहीं पर इसे ए से लिख देते, कहीं पर इसे एस सदिश से लिख देते। तो इसे एस से भी लिख सकते हैं, इसे ए से भी लिख सकते हैं, ठीक है। चल, तो अब आगे बढ़ते हैं हम। एस सदिश या एरिया सदिश, क्या क्षेत्रफल सदिश लिखा हुआ है।
क्षेत्रफल की दिशा हमेशा तल के लंबवत बाहर की ओर होती है। हमें पता था सर क्षेत्रफल की दिशा में तल के लंबवत और बाहर की तरफ लेंगे हम। अच्छा, विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। अदिश राशि क्यों है? क्योंकि ये बल रेखाओं की संख्या बताता है। क्या बताता है? ये संख्या बताता है, नंबर बताता है, नंबर अदिश होता है। साथ ही साथ अच्छा, दो बच्चों को मैं क्लास से ब्लॉक कर रहा हूं, रमाकांत और मयंक ठाकुर, है ना। ये दूसरे बैच वाले मुझे लगता है आजकल कुछ ज्यादा ही अजीब और गरीब हरकतें कर रहे हैं। तो मिस्टर रमाकांत और मयंक ठाकुर, आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। सभी एक बार जोरों से तालियां बजाएंगे क्योंकि आज इन दोनों की आखिरी क्लास रहने वाली है। चलिए, तो अलविदा। आप लोगों के साथ पढ़कर सभी को बहुत मजा आया और मुझे भी आप लोगों को पढ़ाकर बहुत मजा आया। चलिए, विद्युत फ्लक्स जो है वो एक अदिश राशि होता है। विद्युत फ्लक्स क्या होता है? एक अदिश राशि होता है। साथ ही साथ इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है वोल्ट मीटर या न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, है ना। दोनों में से कोई भी मात्रक हम ले सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी मात्रक हो सकता है। तो यहां पर वोल्ट मीटर कैसे बना मात्रक? मैंने आपको बताया था कि फ्लक्स जो है वो है एरिया E इंटू ए। अच्छा, E क्या है? E विद्युत क्षेत्र। तो मात्रक अगर हम खेलेंगे, अगर हमने मात्रक किया तो हमें पता है सर कि यहां पर विद्युत क्षेत्र का एक मात्रक होता है जिसे हम बोलते हैं वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट प्रति मीटर कैसे बना? बस 2-4 क्लास में आपको पता चल जाएगा, 2 क्लास बाद। और इसमें लिखूंगा मैं मीटर का स्क्वायर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, ये वोल्ट मीटर आ गया। या मैं चाहूं तो इसका एक और मात्रक लिख सकता हूं, E इंटू ए। ये लिख सकता हूं मैं न्यूटन पर कूलम इंटू एरिया। एरिया होगा मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम लिख सकते हैं हम। साथ ही साथ इसकी विमाएं, कितने लोगों ने इसकी विमाएं ट्राई करी? अच्छा, मयंक ठाकुर नहीं, मयंक ठाकुर बेटा आप नहीं, एक और ठाकुर था, है ना। चिंता ना करो, वो आईडी देख लिया उसकी। मयंक ठाकुर आप नहीं, एक और है दूसरा वाला, चिंता ना करो, और कोई ठाकुर था वो। चलो, हाँ भाई, तो यहां पर क्या इसकी विमाएं आप लोगों ने डिराइव करी? कितने लोगों ने इसकी विमाएं डिराइव करी? और जिन्होंने नहीं डिराइव करी वो एक बार जल्दी से कर लीजिए। टेस्ट का सिलेबस नहीं बताया जाएगा आप, टेस्ट का सिलेबस नहीं बताया जाएगा। हाँ, ठाकुर साहब थे, बिल्कुल। टेस्ट का सिलेबस नहीं बताया जाएगा क्योंकि टेस्ट का सिलेबस पिछले 1 हफ्ते से रोज क्लास में बता रहा हूं। तो आप अगर चाहते हैं कि आपको अलग से टेस्ट का सिलेबस बताया जाए तो आप एक काम कीजिए, डेली आपके घर आएंगे हम, आपको अलग से पढ़ाकर भी जाएंगे और आपको अलग से टेस्ट का सिलेबस भी बताएंगे, डेली बताएंगे। लेकिन उसके लिए बस ये करना पड़ेगा कि जितनी फीस बाकी सब बच्चों ने भरी है वो आप अकेले भर दीजिए। चलो, हाँ भाई, इसकी विमाएं बताइए। विमा बताइए क्या होगी? विमाएं क्या होगी? बहुत ही बढ़िया, काफी सारे बच्चों ने बताई, एकदम सही विमाएं, है ना। क्या सभी ने डिराइव कर ली विमाएं? क्या सभी ने डिराइव कर ली विमाएं? हेलो, हाँ भाई, चलिए 1 सेकंड का मुझे समय देंगे, 1 सेकंड का समय देंगे मुझे। चलिए, ओके, हाँ भाई, तो यहां पर
इसमें जो विद्युत क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र इंटू क्षेत्रफल करेंगे हम तो उसकी विमाएं निकल जाएंगे। तो विद्युत क्षेत्र की विमाएं हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इंटू क्षेत्रफल कर लीजिए तो क्या आएगा यहाँ पर विद्युत क्षेत्र, आप बल से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो MLT-2 अपॉन में कूलम, कूलम मतलब क्या हो गया ए इंटू टी, और ये होगा मीटर, मीटर स्क्वायर जो होगा वो होगा एल का स्क्वायर। ठीक है, तो बस इसी को सॉल्व कर हम निकाल सकते हैं इसकी विमाएं। तो कितना बनेगा, m L1 है, L एक और है तो L3 बन जाएगा, तो M1 L3 T-3 हो जाएगा और A-1 बचेगा। यह हमारा आंसर रहेगा इसकी विमाओं का। अच्छा, बंद सतह से फ्लक्स का मान आवेशों के वितरण एवं उनके मध्य दूरी पर निर्भर नहीं करता। अभी अगला पॉइंट क्या है उसको समझने से पहले हमें एक बार फ्लक्स को और बेहतरीन तरीके से क्वेश्चंस के माध्यम से समझना होगा। तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम, उसके बाद में हम ये बंद सतह पर जाएंगे। तो अभी मैं आपको बंद सतह के ऊपर बातें ना करते हुए अभी हम पढ़ेंगे, उससे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाना चाहता हूं, कुछ बेसिक से सवाल। मतलब आपको हो सकता है कि यह ई विद्युत क्षेत्र दे दे और आपको बोले कि यार मेरे को बताइए कि यहां पर फ्लक्स कितना जा रहा है। जैसे इसमें कुछ सवाल कर रहे हैं हम, ये पहला क्वेश्चन हमारा यहां पे आज का। हमें विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है ई बराबर फाई आई कैप प्लस बीटा जे कैप प्लस गामा अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप प्लस गामा के कैप, है ना, इसे के कैप कर लीजिए। और हमें बोला गया है क्वेश्चन में, मैं भी क्वेश्चन बनाऊंगा पूरा। क्वेश्चन में बोला कि वृत्त तथा वर्गाकार चकती से विद्युत फ्लक्स का मान बताइए। और ये जो डायग्राम अब मैं बनाने जा रहा हूं ये क्वेश्चन के साथ ही दिया गया है आपको डायग्राम। तो यहां पर आपको बोला गया है कि यह एक एक्स अक्ष है, यह एक वाई अक्ष है और ये एक जेड अक्ष है। और यहां पर आपको चित्र बने गए हैं, यहां पर एक वृत्त बनाया गया है, जिसमें आपको यहां पर इसका एरिया ए दिया गया है और साथ ही साथ यहां पर एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल ए है। इसका चलो त्रिज्या के रूप में ले लेते हैं, यहां पर इसकी त्रिज्या आर है और इसकी भुजा ए है। चलिए, अब आपको बताना है कि यहां पर इन दोनों से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, एक एक करके फ्लक्स बताना है ना। मतलब ऐसा समझिए कि विद्युत क्षेत्र जो था वो कुछ एक्स में भी है, कुछ वाई में भी है, कुछ जेड में भी है। मतलब कुछ ऐसा तिरछा विद्युत क्षेत्र जा रहा है। विद्युत क्षेत्र कैसा है, मतलब आप इमेजिन कीजिए, आप जहां कमरे में बैठे हुए तो एक कोने में से विद्युत क्षेत्र निकल रहा है और वो इस तरफ कहीं जा रहा है, 3 डायमेंशनली इधर की तरफ कहीं जा रहा है। ठीक है, अब यहां पर सामने वाली दीवार पे एक गोला रखा हुआ है और इधर वाली दीवार, आपके घर में जो इस तरफ दीवार है आपके सामने, उस पर एक वर्ग है। तो इनसे गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र आपको बताना है। तो अब यहां पर ये सवाल में दिया है, ये मैंने कैसे बनाया, सवाल में दिया, अब आपको हल करना है शुरू, है ना। तो अब कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, तो सर इसको करने के लिए हमारे पास बिल्कुल बेसिक सा, देखो इसको करने के 2 तरीके देखेंगे हम देखेंगे एक फॉर्मूले से और हम देखेंगे एक कॉमन सेंस से। ठीक है, तो पहले फॉर्मूले से देख लेते हैं इसका हल। फॉर्मूले से हल क्या होगा, मतलब अगर मैं देखूं सर तो मेरे पास फ्लक्स का फॉर्मूला है ई डॉट ए। तो इसका मतलब यह हुआ कि सर अगर मैं वृत्त से देखूंगा, तो वृत्त के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, वृत्त के लिए एरिया सदिश क्या लिखा जाएगा, विद्युत क्षेत्र सदिश तो मेरे पास दोनों के लिए सेम है। वृत्त के लिए मेरे पास एरिया क्या होगा, एरिया सदिश, तो एरिया सदिश होगा सर इसके लिए होगा पाई आर स्क्वायर और ये होगा के कैप। क्या ये मैंने सही किया, पाई आर स्क्वायर के कैप होगा, कितना होगा, पाई आर स्क्वायर के कैप होगा। तो मैं यहां से फ्लक्स लिख सकता हूं इसके थ्रू, ये हो जाएगा सर ये विद्युत क्षेत्र अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप प्लस गामा के कैप का डॉट प्रोडक्ट होगा पाई आर स्क्वायर के कैप के साथ। तो अब अगर मल्टीप्लाई करूं तो आई वाले मल्टीप्लाई होंगे, जे वाले मल्टीप्लाई होंगे के वाले। तो सर के वाला, इसके पास आई और जे तो है नहीं, बस के ही है, तो ये हो जाएगा गामा इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हो गया फ्लक्स।
ये फ्लक्स आया गामा पाई आर स्क्वायर, ये कहां से आया, यह फ्लक्स जो है, यह फ्लक्स किसके लिए आया है, यह फ्लक्स वृत्त के लिए आया है। इसी प्रकार से वर्ग के लिए भी लिख सकते हैं हम लोग बच्चा। वर्ग के लिए क्या होगा सर जी, वर्ग के लिए एरिया सदिश क्या लिखोगे सर, वर्ग के लिए वर्ग का एरिया होता है ए स्क्वायर, और किस दिशा में सर, ये आई कैप दिशा में, आई कैप दिशा में। तो इससे फ्लक्स होगा ई डॉट ए फिर से, और यह होगा अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप प्लस गामा के कैप का डॉट ए स्क्वायर आई कैप के साथ। तो वही वाली कहानी है, आई आई वाले मल्टीप्लाई होंगे, जे जे वाले मल्टीप्लाई होंगे, के वाले मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, तो यहां पर आई आई वाले मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा यहां से सर, आई आई वाले मल्टीप्लाई होंगे तो अल्फा और ए स्क्वायर बन जाएगा, तो अल्फा ए स्क्वायर यहां से 5 बनेगा। क्या ये दोनों फ्लक्स लिखते आए सभी को, क्या ये दोनों फ्लक्स सभी को लिखते आ गए बेटा। यहां पर अगर मेरे पास वृत्त है तो उसका एरिया पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर एक गोले का क्षेत्रफल होता है ना। यहां पर एक वृत्त है, 2D ऑब्जेक्ट, तो उसका एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। क्लियर है। सर्कल के लिए जे कैप होता है, ये कौन सी भाषा हुई, यहां पर मुझे जब दिख रहा है कि बाहर की तरफ इसका एरिया सदिश, तो वह के कैप होगा। ठीक है, डायरेक्शन कैसे देखते बेटा, वो कल की क्लास में सिखाया, एक बार कृपया करके कल की क्लास देखिए जाकर। चलिए, अब क्या मैं इसे डायरेक्ट भी कर सकता था, क्या मैं इसे बिना ये सारी मेहनत करे भी कर सकता था, बिल्कुल कर सकते थे हम। कैसे, देखिए ये क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ विद्युत क्षेत्र एक्स दिशा में, कुछ विद्युत क्षेत्र वाई दिशा में, कुछ विद्युत क्षेत्र जेड दिशा में। एक्स दिशा में ये अल्फा है, वाई दिशा में ये बीटा है, जेड दिशा में ये गामा है। ठीक है, अच्छा अब अगर मान के चलो मैंने एक वृत्त को ऐसा सामने रख दिया, कैसे रख दिया, जैसे ये ऐसा रखा हुआ है, तो इसे कौन सा विद्युत क्षेत्र काटते हुए जाएगा, एक्स वाला, वाई वाला या जेड वाला। तो सर ये तो कॉमन सेंस की बात है कि जेड वाला विद्युत क्षेत्र जो है इसे काटते हुए जाएगा। तो मैं चाहूं तो डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, वैसे करा वही है एक्चुअल में, वो फॉर्मूले से करा है। बाकी यहां पर यह बात मैं खुद कॉमन सेंस से भी लिख सकता हूं कि सर यहां पर यह वृत्त है, इसको या वैसे वर्ग है, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी क्षेत्रफल है उसको कौन काट रहा है सर, इसको जेड दिशा वाला काट रहा है। तो जेड दिशा वाला विद्युत क्षेत्र इंटू एरिया, मेरा फ्लक्स आ गया। आया मजा, डायरेक्ट भी कर सकता था। इसी प्रकार से एक वर्ग है मेरे पास ऐसे रखा हुआ है, तो इसे कौन काटेगा, वाई दिशा वाला, जेड दिशा वाला या एक्स दिशा वाला। सर इसको एक्स दिशा वाला काटेगा, इसको कौन काटेगा, एक्स दिशा वाला काटेगा, तो एक्स दिशा वाला विद्युत क्षेत्र इंटू एरिया कर देता मैं, तो एक्स दिशा वाला विद्युत क्षेत्र है अल्फा इंटू एरिया, आंसर आ गया। यही सोच रहे थे, बहुत ही बढ़िया है ना। तो डॉट प्रोडक्ट से भी वही बनता है, लेकिन हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्लियर है कहानी, आया समझ में। चलिए, और इसके अलावा कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, अब इसमें बिल्कुल बेसिक से सवाल आ सकते हैं, एक एक लाइन के सवाल आ सकते हैं जो अब आप आसानी से कर पाओगे ना। इसमें अब कोई ऐसे रॉकेट साइंस वाले सवाल नहीं बनते। आपको ऐसा क्वेश्चन में बोला, मान के चलो, अच्छा चलो एक स्टेटमेंट लिख लो, एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। यदि 5 न्यूटन प्रति कूलम का विद्युत क्षेत्र 5 न्यूटन प्रति कूलम के का की जगह के कर लो, के विद्युत क्षेत्र में 3 मीटर इंटू 4 मीटर, 3 मीटर इंटू 4 मीटर का एक आयताकार पटल रखा गया है, आयताकार पटल रखा गया है जो विद्युत क्षेत्र के साथ 30 डिग्री का कोण, विद्युत क्षेत्र के साथ 30 डिग्री का कोण
बनाता है, इससे गुजरने वाला फ्लक्स, इससे गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात कीजिए, इससे गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात कीजिए, इससे गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात कीजिए। हाँ भाई, इससे गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो एकदम आसान सा सवाल में क्या बोला हुआ है कि यहां पर मेरे पास विद्युत क्षेत्र है, मेरे पास यहां पर विद्युत क्षेत्र है और साथ ही साथ एक आयताकार पटल है। जो अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट सी बात क्या है ना, यह एक आयताकार पटल मान के चलो ऐसा है, अंदर की तरफ होगा ऐसा पूरा, लेकिन मैंने इसको एक लाइन से ही चिन्हित कर दिया है ना। कैसा मतलब, जैसे अगर मान के चलो कि यह था, मैं उसको ऐसे बना दिया, भाई अंदर की तरफ है, इसका 3D ना बनाते मैंने 2D बना दिया, सामने से तो एक लाइन ही दिखाई देगा। आ रही है बात समझ में? तो अब यहां पर मुझे बोला है कि यह विद्युत क्षेत्र के साथ, अच्छा ऐसा बनाना चाहिए मुझे, यह विद्युत क्षेत्र के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। विद्युत क्षेत्र के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। बस यहीं पर ही राज की बात छुपी हुई है इसमें कि सर अगर यह विद्युत क्षेत्र के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है तो जब मैं फ्लक्स लिखूंगा तो मैं लिखूंगा EA cos थीटा। तो यहां पर मुझे E की वैल्यू दी गई है, E की वैल्यू कितनी है सर? 5। अच्छा, एरिया कितना होगा? एरिया दिया हुआ 3 × 4 cos थीटा। तो cos थीटा में मैं 30 डिग्री रखूं, 60 डिग्री रखूं, कितने डिग्री रखूं? बस यही है इंपॉर्टेंट सी बात। तो यहां पर कैसे करेंगे हम इसे? क्या मैं इसे 30 डिग्री रख लूं? मैं नहीं, 60 डिग्री रखना होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे 30 डिग्री का कोण ये बना रहा है, तो एरिया सदिश कितना बनाएगा सर? तो एरिया सदिश कहां होता है सर? एरिया सदिश जो होगा वो इस दिशा में होगा, इसके लंबवत। तो अगर एरिया सदिश इस दिशा में, तो यहां पर इधर वाला कोण 30 डिग्री, तो ये वाला कोण 60 डिग्री होगा। कैसे? तो ये एरिया सदिश, देखो ये एरिया है, ये एरिया सदिश के लंबवत है। तो अगर ये आधा कोण 30 डिग्री, तो ये पूरा 90 डिग्री होगा, तो बचा हुआ कोण 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहां पर मेरे को करना पड़ेगा cos 60। क्या करना पड़ेगा मुझे? cos 60। बस यही इंपॉर्टेंट सी बात थी इसके अंदर, बाकी अब आगे कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। तो यहां पर हो जाएगा 5 × 3 × 4 × cos 60 1/2। तो यहां से कितना आ जाएगा? 15 × 2 मतलब 30 वोल्ट मीटर का फ्लक्स आ जाएगा। 30 वोल्ट मीटर का फ्लक्स आ जाएगा। 30 आंसर आ जाएगा। क्या सभी को ये बहुत आसान सा सवाल समझ में आ गया? 30 वोल्ट मीटर सभी को समझ में आ गया है ना? बिल्कुल आसान सा सवाल। एरिया दिया हुआ है, विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है, अब हमें कोण दिया हुआ है, बस कोण में थोड़ा सा मामला ऊपर नीचे था। चलिए, अब इसके अलावा हमारे पास ये जो सारी बातें करी हमने, ये समतल पटल अगर हमें दिया हो तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है हमें। लेकिन अब क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि मेरे को यहां पर एक समतल पटल ना रखते हुए, ना देते हुए मुझे क्या करेगा? एक 3D ऑब्जेक्ट, एक बंद पृष्ठ देगा, है ना। अब हम क्वेश्चन करेंगे बंद पृष्ठ वाला। बंद पृष्ठ दिया हो तो क्या करना होगा? बंद पृष्ठ मतलब जैसे यहां पर मुझे एक इस प्रकार से एक बेलन दे दिया गया, इस बेलन को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा है। अब बोला कि भैया यहां से बताओ फ्लक्स क्या होगा। एक मेरे को घन दे दिया गया, मुझे बोला एक घन से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स बताइए क्या होगा। तो अब हमें देखना है कि जब हमारे पास बंद पृष्ठ होता है तो बंद पृष्ठ के लिए क्या करते हैं, है ना। यश कुमार, शुभम बेटा, आप दोनों को मैं बहुत प्यार से समझा रहा हूं। हो सकता है कि ये प्यार मोहब्बत की बातें आज आखिरी रहे आपकी और हमारे बीच की, है ना। एंगल 30 डिग्री की जगह 60 डिग्री कैसे आया, मैंने 3 बार बताया और मैंने इस पे 40 से 50 सेकंड तक, मतलब 1 मिनट के करीब मैंने इस पे टाइम खर्च किया, ये बताने के लिए कि यहां पर ये 60 डिग्री कैसे होगा। तो जब एक बार बताया गया तो आपका दिमाग क्या ट्यूबलाइट है? एक बार कमेंट में लिखिए, सर मैं ट्यूबलाइट हूं। सर बटन दबाने के बाद में भी स्टार्टर को 4 बार ऊपर नीचे करना पड़ता है, तब मेरे दिमाग में बात घुसती है। क्या आप ट्यूबलाइट है? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? क्या बंटी तेरा साबुन स्लो है? बता भाई बंटी। तो बेटा यहां जब बोला मैंने कि 30 डिग्री का कोण जो है वो विद्युत क्षेत्र के साथ बन रहा है, और अगर आपको लगता है कि आपका नाम पुकारूं मैं ये सब करने के लिए, तो चिंता ना कर, नाम तो मैं बहुत अच्छे से पुकार सकता हूं, आगे पीछे बहुत कुछ जोड़कर।
तो यहां पर अगर यह एरिया सदिश था तो यह विद्युत क्षेत्र के साथ 30 डिग्री कोण बना रहा है, लेकिन सॉरी ये समतल पटल जो है विद्युत क्षेत्र के साथ 30 डिग्री कोण बना रहा है। लेकिन कल की कक्षा से हम एक ही बात चर्चा करते आ रहे हैं, है ना। बाकी आपको लगे तो हरिओम पाटीदार से पूछ लीजिए, है ना। वो अब सीधे एक ही कमेंट करता है कि सर मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है ना। मैं अगर अभी पूछ दूं कि संधारित्र चैप्टर खत्म हो चुका है, क्या आप सभी को समझ में आया, तो हरिओम पाटीदार अभी लिख देगा कि हाँ सर मुझे सब कुछ समझ में आ गया। देखो तो यहां पर यह मेरे पास एक समतल पटल था, यह 30 डिग्री का कोण बन रहा है विद्युत क्षेत्र के साथ। लेकिन हमने एक बात पता है कि यहां पर जब भी हम E A cos थीटा करेंगे तो एरिया सदिश और विद्युत क्षेत्र के साथ कोण रखना होगा। तो एरिया सदिश कहां होगा, एरिया सदिश जो होगा वो समतल पटल के लंबवत होता है। एरिया सदिश कल की क्लास में मैंने यह सिखाया था आपको, ठीक है। तो यहां पर यह है समतल पटल, उसके लंबवत मेरे पास एरिया सदिश है, ऐसा है कुछ, ठीक है। तो अब यहां पर कोण कहां से देखना होगा बेटा, कोण देखना होगा विद्युत क्षेत्र और एरिया सदिश के बीच में। ये 30 डिग्री, तो बचा हुआ कोण कितना होगा 60 डिग्री, क्योंकि टोटल 90 डिग्री होता है। ठीक है मामला। आप बाबा हरिओम का नाम क्यों ले लेते हैं, वो पुरुष ही नहीं महापुरुष है बेटा, है ना। वो बच्चे ने क्लास में आकर, जब आप लोग नए आए थे तब आकर उसने अपना कोर्स 2 बार ब्लॉक करवा लिया है, ठीक है। तो वो बहुत आगे पहुंच चुका है आप सभी से, देखिए, इसलिए बार बार उसका नाम लेना पड़ जाता है। एग्जाम्पल सेट हो चुका है वो सभी के लिए, है ना। पूरे भारत देश में 20,000 बच्चों के बीच में फेमस है वो, तो उसके बराबरी जाने के लिए आपको अभी बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। हाँ भाई, तो अब और क्या हो सकता है क्वेश्चन में, हो सकता है क्वेश्चन में कि 3D ऑब्जेक्ट हो। 3D ऑब्जेक्ट मतलब क्या हो सकता है, 3D ऑब्जेक्ट मतलब सर जी, मतलब कि अगर मेरे पास एक घन दिया हो, एक घन से मुझे विद्युत क्षेत्र पूछा हो, घन से मुझे विद्युत क्षेत्र पूछा हो, तो यहां पर एग्जाम्पल में हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इस सवाल को, कि अगर मान के चलो मेरे पास बोला है कि एक घन बना हुआ है, इस घन को मैंने बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दिया। अब मेरे पास 2D नहीं, मेरे पास 3D ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये घन रखा हुआ है बाह्य विद्युत क्षेत्र में, और आपसे बोलेगा कि अब विद्युत क्षेत्र दिया हुआ होगा, है ना। जैसे आपको हो सकता है कि विद्युत क्षेत्र 3D में दिया हो, अल्फा i कैप, बीटा j कैप, गामा k कैप, या अगर ऐसा हो सकता है कि बस ऐसी लाइनें खींच दी कि भैया इस दिशा में विद्युत क्षेत्र या इस दिशा, कहीं भी विद्युत क्षेत्र आपको दिया जाएगा, और इसमें आपको विद्युत क्षेत्र में, मतलब विद्युत क्षेत्र दिया हो तो फ्लक्स निकालना होगा आपको। तो सबसे इंपॉर्टेंट सी बात यह है कि अगर हमारे पास यह एक घन है, तो इस घन में हमें क्षेत्रफल सदिश कहां मानना पड़ेगा अगर फ्लक्स निकालना हो तो, है ना। बस एक बात समझाना चाह रहा हूं मैं कि अगर बंद पृष्ठ होता है, तो बंद पृष्ठ में हमें यहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा एरिया की दिशा हमें कहां मानना पड़ेगी। तो एरिया की दिशा कैसे मानते हैं सर, एरिया की दिशा जो है वह सर आपने बोला तल के लंबवत है, तो ये तल के लंबवत इधर हो गई है, ओके सर। अब तल के लंबवत हम इधर भी मान सकते हैं, इधर भी मान सकते हैं, आपने बोला बिल्कुल सही बात, कहीं भी मान लो। लेकिन क्या होता है कि अगर हमारे पास कभी भी एक बंद पृष्ठ होता है, तो उसमें जो क्षेत्रफल सदिश होगा वह हमेशा बाहर की ओर माना जाएगा। जैसे मान के चलो हमने बोला कि ये वाला जो मैंने क्षेत्रफल बनाया, तो इसका सदिश कहां होगा, तो इसका सदिश जो होगा बेटा वो बाहर की ओर होगा, इस दिशा में इसका एरिया सदिश माना जाएगा, इसका एरिया सदिश इस दिशा में होगा। इसी प्रकार से अगर मान के चलो मेरे को बोला कि यार ये वाली जो सतह है, इस पार वाली जो सतह है, इसका एरिया सदिश कहां आएगा, तो इसका एरिया सदिश इस तरफ आएगा। नीचे वाले का एरिया सदिश कहां आएगा, तो नीचे वाली सतह का एरिया सदिश जो होगा, नीचे वाली सतह का एरिया सदिश नीचे की ओर आएगा, ऊपर वाली का ऊपर की ओर आएगा, मतलब बस बाहर की ओर एरिया सदिश लेना होता है। क्लियर है, सबसे इंपॉर्टेंट सी बात। क्या ये छोटी सी बात सभी को समझ में आ गई, है ना। क्योंकि एरिया सदिश जो होगा वो हमेशा बाहर की तरफ ही लेना होगा।
अब अगर मान के चलो कि मैंने आपको बोला कि यहां पर विद्युत क्षेत्र जो है, विद्युत क्षेत्र आपको दिया गया है E बराबर अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप प्लस गामा के कैप। अब मैं डॉट प्रोडक्ट से नहीं करूंगा, अब मैं आपको डायरेक्ट जो अभी एसपी स्टार बताया था उससे करवाना चाहता हूं। तो अगर इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि यहां पर है ना, मैं बस एरो के जरिए आपको समझाऊंगा कि यार यहां पर इस वाले क्षेत्रफल से इससे फ्लक्स क्या आएगा, ये वाले क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा। तो सर ये वाले क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, इसका एरिया ए दिया हुआ है, आसान कर दिया, एरिया ए मान लेते हैं, एरिया ए मान लेते हैं। तो अब यहां पर कौन सा विद्युत क्षेत्र से काटेगा, आई कैप वाला, जे कैप वाला या के कैप वाला, ऐसा रखा हुआ है ये। तो इसे कौन काटते हुए निकलेगा, आई कैप वाला, जे कैप वाला या के कैप वाला, आई कैप वाला, जे कैप वाला या के कैप वाला, आई कैप वाला कौन होगा, यह आई कैप वाला होगा। बिल्कुल सही बात। क्यों सर, क्योंकि यहां पर ये जो अल्फा है एक्चुअल में या आई कैप दिशा जो है वही इसे काट रही है, क्योंकि यह सर जिस डिजाइन में बना रखा हुआ है ऐसा, तो इसे Z वाला नहीं काट सकता, इसे Y वाला भी नहीं काट सकता, इसे केवल और केवल X वाला काट रहा है। तो यहां पर हो जाएगा सर फाई बराबर हम इसका फ्लक्स लिखेंगे, फाई बराबर होगा अल्फा ए है ना, या इसकी भुजा दी हो तो ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। एरिया की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर, अगर इसकी भुजा दी गई हो तो। अब सबसे इंपॉर्टेंट सी बात कि इससे फ्लक्स जो है वह मुझे ये तो लिखना पड़ेगा, लेकिन नेगेटिव फ्लक्स लिखना पड़ेगा, नेगेटिव लिखना पड़ेगा। यहां पे एक और नेगेटिव साइन लाना पड़ेगा। क्यों सर जी आप नेगेटिव क्यों लेकर आ गए, माइनस अल्फा ए या माइनस अल्फा स्मॉल ए का स्क्वायर, अगर ए स्क्वायर ए भुजा होगी तो क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि यहां पर यह जो विद्युत क्षेत्र है वो अंदर की तरफ जा रहा है और क्षेत्रफल सदिश बाहर की तरफ आ रहा है। दोनों के बीच में कोण 180 डिग्री का है, 180 डिग्री का है। क्यों, क्योंकि एक सदिश इधर है, एक सदिश इधर है, तो कोण के हिसाब से यह 180 डिग्री का हो गया, मतलब फ्लक्स नेगेटिव हो गया। या ऐसा भी आप समझ सकते हो कि विद्युत क्षेत्र अंदर की तरफ जा रहा है, एरिया बाहर की ओर आ रहा है, मतलब क्या हो गया, मतलब कि यहां पर यह माइनस फ्लक्स आएगा, नेगेटिव फ्लक्स होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं इसके थ्रू इधर वाले तल के उसके जस्ट सामने जो तल है उससे फ्लक्स पूछता, तो आप बोलोगे सर ये होगा फ्लक्स बराबर हो जाएगा, इसमें एरिया भी बाहर है, विद्युत क्षेत्र आई कैप दिशा में, आई वाला देखना तो आई वाला पॉजिटिव में है, तो यह भी पॉजिटिव में है, तो यहां पर यह हो जाएगा अल्फा ए स्क्वायर। ये पॉजिटिव में होगा, वह नेगेटिव में होगा, एक पॉजिटिव में होगा, एक नेगेटिव में होगा। क्या ये बात सभी को क्लियर है इतनी सी, क्या ये बात सभी को क्लियर है इतनी सी। इसी प्रकार से मैं कोई से भी तल से क्या फ्लक्स पूछता आप बता पाते, बस इस वाले से नेगेटिव आएगा, सामने वाले से पॉजिटिव आएगा, अंदर जाता हुआ फ्लक्स नेगेटिव होगा, बाहर आता हुआ फ्लक्स पॉजिटिव होगा। हेलो माइक चेक, अंदर जाता हुआ फ्लक्स नेगेटिव होगा, बाहर आता हुआ फ्लक्स पॉजिटिव होगा। क्या ये मैंने सही बोला, क्या ये मैंने सही बोला। अंदर जाता हुआ फ्लक्स, देखो भाई अंदर, ये अंदर घुसा और ये यहां से बाहर निकल गया, तो अंदर जाती हुई विद्युत बल रेखाओं के कारण फ्लक्स नेगेटिव होगा और बाहर जाता हुआ फ्लक्स पॉजिटिव होगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, यहां पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सा, ये सवाल क्यों किया गया, ये सारी बातें क्यों पढ़ी गई, इसके लिए एक स्टेटमेंट लिखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट सा। इतना लिख लिया सभी ने, इसके नीचे एक स्टेटमेंट लिखेंगे सभी बच्चे, एक स्टेटमेंट लिखेंगे सभी बच्चे। किसी भी बंद पृष्ठ के लिए अंदर जाता हुआ फ्लक्स नेगेटिव होता है और बाहर आता हुआ फ्लक्स पॉजिटिव होता है, और बंद पृष्ठ के लिए नेट फ्लक्स सदैव शून्य होता है, बंद पृष्ठ के लिए नेट फ्लक्स सदैव शून्य होता है। क्या क्लास चल रही है, हेलो माइक चेक।
नेट फ्लक्स 0 होता है। नेट फ्लक्स 0 होता है। क्यों? क्योंकि जितना अंदर जा रहा है उतना ही बाहर आ रहा है, मतलब परिमाणी फ्लक्स 0 हो जाएगा। परिमाणी फ्लक्स 0 हो जाएगा। किसी भी बंद पृष्ठ के लिए अंदर जाता हुआ फ्लक्स नेगेटिव होता है और बाहर आता हुआ फ्लक्स पॉजिटिव होता है, यानी नेट फ्लक्स 0 होता है। यानी नेट फ्लक्स 0 होता है। यानी नेट फ्लक्स 0 होता है। इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे? इस चैप्टर से बेटा आपको 25 के करीब क्वेश्चन, 25-26 के करीब क्वेश्चन है। अच्छा हाँ, और कार्य ऊर्जा शक्ति में है ना, जिन्हें टेस्ट का सिलेबस जानना था एक बार मैं फिर से बोल देता हूं, ये वाला चैप्टर आज जितना पढ़ा दूंगा पूरा पूरा आएगा। साथ ही साथ वृत्तीय गति पूरा पूरा आएगा। द्रव्यमान केंद्र और संघट पूरा पूरा आएगा। कार्य ऊर्जा और शक्ति में शक्ति का कोई भी सवाल नहीं है, मतलब उससे कोई भी सवाल नहीं है। ये 3 चैप्टर अच्छे से कर लीजिए बस। थोड़ा इंग्लिश में स्टडी करवा दीजिए। ओके, डोंट वरी, आई स्पीक वेरी गुड इंग्लिश। चल हाँ भाई, बस ये देख रहे हैं कौन काट रहा है, तो अंदर जाता हुआ नेगेटिव है, बाहर आता हुआ पॉजिटिव, नेट 0 कटेगा। अच्छा, अब ये तब होगा जब इसके अंदर कोई आवेश ना हो। इसके अंदर कोई आवेश ना हो, मतलब आवेश, कोई आवेश नहीं, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा हो। क्या, कहां रखा हो? बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा हो बस। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इस पर एक दो और छोटी छोटी सी बातें करें। उससे पहले हम गाउस प्रमेय पढ़ लेते हैं। अच्छा, गाउसियन पृष्ठ पढ़ने से पहले हमारे एक दो पॉइंट रह गए थे पीछे। हाँ भाई, तो ये वाली बात, बंद पृष्ठ से फ्लक्स का मान आवेशों के वितरण और उनके मध्य दूरी पर निर्भर नहीं करता है ना। बंद पृष्ठ के अंदर अगर मेरे पास, ठीक है, मैं बता ही दूं क्या? ठीक है, ओके, एक और बात मैं बता ही देता हूं, फिर उसके बाद में हम आगे कर लेंगे। ओके, देखिए यहां तक की कहानी क्या सभी को समझ में आ गई? वाले 2-3 पॉइंट समझ जाएंगे। मतलब देखो, एक्चुअल में अब मैं जो बातें बोल रहा हूं गाउस के नियम के अंदर वाली ही बातें हैं एक्चुअल में। ठीक है, तो यहां तक हमें बात समझ में आई कि सर अगर बाह्य विद्युत क्षेत्र में अगर मैं कोई भी बंद आकृति रखता हूं तो उसके अंदर से नेट गुजरने वाला फ्लक्स 0 होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, और अगर मान के चलो इसके अंदर मैंने आवेश रख दिया तो क्या होगा? बंद पृष्ठ के अंदर आवेश, बंद पृष्ठ के अंदर आवेश रख दिया जाए तो क्या होगा? अंदर आवेश, बंद पृष्ठ के अंदर आवेश रख दिया जाए तो क्या होगा? ठीक है, तो देखो यार, बंद पृष्ठ के अंदर आवेश रखने से क्या होगा? अब अगर एक छोटे से कॉमन सेंस से बात करते हैं, पहले तो भाई बार बार कमेंट क्यों करते हो? क्लास रुक गई, क्लास रुक गई, क्लास रुक गई। अब चल रही है सभी की क्लास। अगर मान के चलो मेरे पास कोई भी एक बंद पृष्ठ है और इसके अंदर मैंने यहां पर एक Q आवेश रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? Q आवेश रखा हुआ है। ठीक है, अब कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं है, वहां पर बाह्य विद्युत क्षेत्र था, यहां पर बाह्य विद्युत क्षेत्र था। अब मैं बोलो कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं है, बस ये आवेश रखा हुआ है ना। E आउट या E एक्सटर्नल बाह्य विद्युत क्षेत्र जो है वो 0 है। तो क्या ये एक आवेश अपना खुद का विद्युत क्षेत्र बनाएगा? क्या ये आवेश खुद का विद्युत क्षेत्र बनाएगा? बिल्कुल सर, ये आवेश भी खुद का विद्युत क्षेत्र बनाएगा। इस आवेश का विद्युत क्षेत्र होगा तो क्या इससे बल रेखाएं निकलेंगी? बिल्कुल सर निकलेंगी। क्या ये इसे काटेंगी? बिल्कुल सर काटेंगी, 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 काटी काटी हो जाएगी। तो यहां पर मुझे अब बताना है कि अंदर जो आवेश रखा हुआ है उसके कारण कितना फ्लक्स होगा इस सतह से गुजरने वाला। इस सतह से गुजरने वाला फ्लक्स कितना आएगा? कैसे बताऊंगा? इस सतह से, बाह्य सतह से गुजरने वाला फ्लक्स क्या आएगा, कैसे बताऊंगा? तो फ्लक्स की परिभाषा क्या थी? कितनी बल रेखाएं काट कर जा रही है।
अच्छा, तो अब ये बताइए कि यहां पर अगर मेरे पास Q आवेश है तो इससे निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या क्या होगी? अगर मेरे पास यहां पर Q आवेश है तो इससे निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या क्या होगी? क्या इससे निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या Q बटा एप्सिलॉन नॉट होती है? क्या इससे निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या मैंने बताया था Q बटा एप्सिलॉन नॉट। इन्फिनिटी अनंत नहीं बेटा, मैंने कल की क्लास में जब विद्युत बल रेखाओं के बारे में पढ़ाया था तो Q बटा एप्सिलॉन नॉट बल रेखाओं की संख्या बताई थी मैंने, याद कर। तो यहां पर इससे निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या Q बटा एप्सिलॉन नॉट है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर सारी रेखाएं इस सतह को काटती भी बाहर आएंगी? ये ऐसा वायर नहीं है, ये बंद सतह है, एक बंद सतह है, उसके अंदर मैंने आवेश रख दिया। तो उसके अंदर मैंने आवेश रख दिया तो क्या मैं यहां पर बोल दूं कि इसका फ्लक्स जो होगा वो Q बटा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां से गुजरने वाला फ्लक्स Q बटा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा? कितनों को ये बात बहुत ही जोरों से है चमकती कि सर यहां पर ये जो आवेश Q होगा तो इसमें से निकलने वाला फ्लक्स Q बटा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्लियर है मामला? तो अब अगर मान के चलो कि यहां पर मैंने इसके अंदर जो आवेश है वो यहां कोने में रख दिया होता, मतलब मैंने यहां पर आवेश जो है वो इधर को रखा होता, Q आवेश रखा होता। तो अगर Q आवेश यहां पर रखा होता तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स क्या होता? अच्छा सर, अगर कोने में रख दोगे तो भी यहां से निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या तो वही रहेगी, तो क्या जितनी बल रेखाएं इससे निकलेगी क्या वो सब बाहर वाली को काटते हुए जाएंगी? बिल्कुल सर। तो फ्लक्स अभी भी Q बटा एप्सिलॉन नॉट ही रहने वाला है। आप ऐसा समझ सकते हो कि मान के चलो एक बल्ब जल रहा है, तो एक बल्ब को हमने कवर कर दिया बाहर से, बाहर से कवर कर दिया, तो अगर उसके अंदर से लाइट निकल रही है तो क्या वो पूरी लाइट बाहर वाले सतह को काटती भी जाएगी? बिल्कुल सर, काटती भी जाएगी। अगर मान के चलो कि मैंने बल्ब को हटाकर कहीं कोने में रखा दिया तो क्या अभी भी उतनी ही लाइट निकलेगी? हाँ सर, वो जितनी देर रहता उतनी ही बाहर आएगी। इधर रख दो, कहीं भी रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्लक्स Q बटा एप्सिलॉन नॉट ही होगा। और अगर मान के चल कि मैंने यहां पर इसकी आकृति में एक घन बता दिया होता, एक गोला ले लिया होता जिसके अंदर Q आवेश रखा हुआ है, एक मैंने घन बना दिया होता जिसके अंदर मैंने Q आवेश रख दिया, तो क्या हर एक कंडीशन में फ्लक्स बाहर आता हुआ फ्लक्स जो है वह Q बटा एप्सिलॉन नॉट ही होता? बिल्कुल सर, ये Q बटा एप्सिलॉन नॉट ही होता। कोई भी आकृति ले लेता, मैं एक बेलन बना देता, इस बेलन के अंदर मैंने यहां पर एक आवेश रख दिया होता, सारी सतह बंद होनी चाहिए, बस कंडीशन ये है। क्या होनी चाहिए? सारी सतह बंद होनी चाहिए। तो नेट फ्लक्स जो बाहर आएगा वो Q बटा एप्सिलॉन नॉट होगा। क्लियर है मामला? क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ, बंद कमरे के अंदर अगर हमने एक मोमबत्ती जला दी तो मोमबत्ती कहीं भी रखू, उजाला वही आएगा, और फ्लक्स जो दीवारों पे टकरा गया, जो विद्युत क्षेत्र दीवारों पे टकरा रहा था वो समान ही रहेगा। तो Q बटा एप्सिलॉन नॉट होगा। अगर मान के चले यहां पर मैंने एक से ज्यादा आवेश रख दिया होता तो क्या होता? एक से ज्यादा आवेश रख दिया होता तो क्या होता? मतलब सर, अगर मान के चलो यार कि मैंने यहां पर 2 की जगह 3 आवेश रख दिए होते तो क्या होता उस कंडीशन में? सर, अगर आपने 2 की जगह 3 रख दिए होते तो मेरे हिसाब से अभी भी बात वही होती, बस कितने रखे हैं उस पर निर्भरता हो जाती। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब यह हो गया कि अगर मान के चलो मेरे पास इसी गोले के अंदर मैंने यहां पर एक Q1 आवेश रखा होता, एक Q2 आवेश रखा होता, एक Q3 आवेश रखा होता, तो फ्लक्स क्या आ जाता? तो अब मैं फ्लक्स लिखता Q1 प्लस Q2 प्लस Q3।
बटे में एप्सिलॉन नॉट। अगर मान के चलो कि एक पॉजिटिव की जगह एक नेगेटिव हो जाता तो क्या हो जाता, मतलब सर अगर मैंने यहां पे एक गोला लिया, इसके अंदर मैंने यहां पर एक पॉजिटिव आवेश रखा हुआ है और एक नेगेटिव आवेश रखा हुआ है, तो फ्लक्स क्या हो जाता। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे प्यारे, इसे Q1 और इसे माइनस Q2 बोल दे, तो फ्लक्स जो हो जाता वो Q1 माइनस Q2 हो जाता, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। Q1 माइनस Q2 बटा में एप्सिलॉन नॉट हो जाता। क्या जितना सब कुछ बताया वो सभी को क्लियर है? मतलब एक्चुअल में मैं यहां पे फ्लक्स को ऐसा भी लिख सकता हूं, देखो अब फ्लक्स की दूसरी परिभाषा आ चुकी है हमारे लिए। हमारे फ्लक्स की एक और परिभाषा, एक परिभाषा तो पढ़ ली हमने E डॉट ए, अब दूसरी परिभाषा आ चुकी है फ्लक्स की, ये होगा Qn बटे में एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगी? Qn बटे में एप्सिलॉन नॉट। और इन दोनों परिभाषाओं को बराबर कर देंगे तो हमें गाउस का नियम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? गाउस का नियम मिल जाएगा। मतलब ये हो जाएगा नेट आवेश बटे में एप्सिलॉन नॉट, वह हमारे लिए फ्लक्स बनने वाला है। क्लियर है मामला? तो इसी से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण बातें थी जो यहां पर आपके लिए लिखी हुई थी कि बंद पृष्ठ से बंद सतह में फ्लक्स का मान आवेश के वितरण और उनके मध्य दूरी पर निर्भर नहीं करता। आवेश कहीं पर भी रखा हो, फ्लक्स Q बटा एप्सिलॉन नॉट ही होगा। साथ ही साथ इन स्थितियों में फ्लक्स शून्य होगा, जैसे बंद सतह में एक द्विध्रुव या बहुत सारे द्विध्रुव परिबद्ध हो। द्विध्रुव मतलब क्या हो? मतलब कि द्विध्रुव होता है एक पॉजिटिव Q और एक नेगेटिव Q को मिला के हम एक विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। इनके बीच में दूरी D बोल दी हमने, D बोल दी या R बोल दी, ठीक है। यह एक विद्युत द्विध्रुव हो गया। मतलब एक पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश बराबर हो और दोनों D दूरी पर हो, इस जोड़े को हम विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। तो यहां पर ये जो जोड़ा होगा, अगर इस जोड़े में हम टोटल आवेश देखें तो हमेशा शून्य होता है इसका आवेश। यहां पे फ्लक्स लिखोगे तो लिखोगे Q माइनस Q बटे में एप्सिलॉन नॉट। अगर मैंने इनको उठाकर एक गोले में बंद कर दिया, यह हो जाएगा 0। तो हर एक विद्युत द्विध्रुव होगा तो हमेशा उससे उसके द्वारा बंद फ्लक्स जो होगी उसका फ्लक्स बंद पृष्ठ से 0 होगा। बंद सतह में धनावेश व ऋणावेश का परिमाण बराबर हो तो फ्लक्स 0 हो जाता, वही वाली बात हो गई। और इसी प्रकार से बंद पृष्ठ में कोई आवेश परिबद्ध ना हो, अगर अंदर आवेश ना हो तो फ्लक्स 0 होता है। वही वाली बात तो देखिए हमने यहां पर, देख इसके अंदर कोई आवेश नहीं था, फ्लक्स 0 आया था। अंदर और बाहर बराबर होगा। अंदर अगर आवेश 0 हो, अभी खुले में तो बात नहीं, खुले के लिए तो हम बात नहीं करेंगे, अब हम आगे पूरी बातें जो है वो बंद के लिए ही करेंगे। किसके लिए करेंगे? बंद के लिए ही करेंगे। तो बंद के अंदर अगर आप फ्लक्स या इस बंद के अंदर अगर आप आवेश नहीं रखोगे, है ना, आपको ऐसा बहकाने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए सवाल बनाएंगे। मूर्ख बनाएगा तेरे को, ऐसा बोलेगा कि मान के चल यहां पर मैंने एक गोला बनाया, या मैंने ऐसा बोला कि भैया एक ऐसा गोला बना गया है, इसके यहां पर एक आवेश Q1 है, इसके यहां पर एक आवेश Q2 है, इसके यहां पर एक आवेश Q3 है, बता इससे गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा। अब तेरा चीते वाला दिमाग दौड़ेगा, तू बोलेगा मैं बनूंगा बांगड़ बिल्ला। मैंने बोला यहां से सर कुछ लाइनें काट कर जा रही है से, यहां से भी कुछ लाइनें काट कर जा रही है से, यहां से भी कुछ लाइनें काट कर जा रही है से। तू सोचेगा कि यहां पे फ्लक्स तो सर तीनों मिलकर बनाएंगे, लेकिन यहां पे फ्लक्स जो होगा वो 0 हो जाएगा। यहां फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि इसके अंदर कोई आवेश नहीं है। यहां भले ही बल रेखाएं काट रही है, लेकिन कुछ जो अंदर है, इधर से अंदर आ रही है, कुछ इधर से अंदर आ रही है, वो बाहर भी निकलेंगी। जो इधर से अंदर आएंगी बेटा, वो आगे चल के बाहर भी तो निकल जाएगी। जो इधर से अंदर आएंगी वो आगे चलकर बाहर भी निकल जाएगी। जो आई थी उसे जाना ही होगा एक दिन। तो ये आई थी अंदर, तो ये जाएगी भी, तो नेट 0 बना जाएगी। तो इसी को हम बोल सकते हैं कि निवेशी फ्लक्स नेगेटिव होता है और निर्गत फ्लक्स पॉजिटिव होता है। अंदर आता हुआ नेगेटिव, बाहर जाता हुआ पॉजिटिव, नेट 0 बना देते हैं। क्लियर है मामला? रोहित क्या पूछ रहा है? कैसे? क्या कैसे? जो आई थी उसे जाना होगा, वो कैसे? बहुत बढ़िया।
क्लियर है मामला? तो बस ये छोटी छोटी सी बातें आपको पता होनी चाहिए विद्युत फ्लक्स को लेकर, है ना। क्या विद्युत फ्लक्स का आप सभी को बहुत ही जोरदार फील आ चुका है? अगर हां तो अब हम आगे बढ़ेंगे और लगाएंगे गाउस का नियम। हम जाने ही नहीं देंगे, बस फिर रोते रहना बैठ के जिंदगी भर उसी के पीछे, है ना। हम जाने नहीं देंगे, नहीं बेटा, वो तो चली जाएगी। अगर एक बल रेखा, अगर आवेश बाहर है तो उसकी बल रेखा आएगी और काट कर चली जाएगी, आएगी और काट कर चली जाएगी। अब तू बस बैठ कर देखता रहे, नहीं जाने देंगे, नहीं वो तो चली गई। या फिर आवेश को ही अंदर बिठा ले, फिर कभी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, पकड़ कर रखेंगे, आवेश को पकड़ कर रखें बेटा, आवेश को अंदर बिठा ले तो कभी दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो गाउस प्रमेय क्या होता है? जो अभी हमने पढ़ा उसी को एक्चुअल में गाउस प्रमेय कहते हैं। इसे हम आसान भाषा में लिख सकते हैं, किसी बंद पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स उस बंद पृष्ठ या गाउसियन पृष्ठ, एक्चुअल में वो जो बंद पृष्ठ बोल रहे हैं इतनी देर से, हम उसे हम गाउसियन पृष्ठ भी कहते हैं, के द्वारा परिबद्ध कुल आवेश के 1/ε0 गुणा होती है। मतलब कि जो फ्लक्स होता है वह बराबर होता है अंदर कितना आवेश है बटे में एप्सिलॉन। यह है फ्लक्स की परिभाषा गाउस के नियम के अनुसार। एक फ्लक्स की परिभाषा हम ऑलरेडी पढ़ कर आए हैं। क्या पढ़ कर आए हम फ्लक्स की परिभाषा? सिर्फ फाई बराबर ई डॉट ई, और अगर इन दोनों को मिला देंगे हम तो बनेगा एक गाउस का प्रमेय, है ना। और वो क्या स्टेटमेंट है, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। अगर मेरे पास एक बंद पृष्ठ होता है, तो उसके लिए मैं लिखूंगा क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए बराबर होगा क्यूएन बटे में एप्सिलॉन। यही मेरे लिए गाउस का प्रमेय है इक्वेशन के रूप में। क्या लिखा हुआ ये एक बार इसका फील कर लेते हैं। सर हमने लिखा था ई डॉट ए फाई, आपने तो पढ़ा दिया ये क्या है, सपेरे के ऊपर एक चूड़ी? नहीं सर, ये क्या है? सर नाग ने क्या अंगूठी पहन ली? नहीं, ये एक्चुअल में क्लोज इंटीग्रल है। इसका मतलब क्या होता है? देखो, अगर मान के चलो मैं ये लिख रहा हूं, देखो सबसे पहले तो ये कहां से आया, कहां तक पहुंचना है, 2 मिनट मेरी बात सुनना, फटाफट पूरा फील आ जाएगा अंदर तक। ये क्या था? ई डॉट ए। ये किसके लिए लिखा हुआ था? ये लिखा हुआ था खुले के लिए। एक सतह है, उससे कितनी विद्युत बल रेखाएं जा रही है उसे हमने बोला ई डॉट ए। ठीक है, अब अगर बंद हो गई तो सर क्या होगा? बंद हो गई, या अगर मान के चल टेढ़ी मेढ़ी सतह हो गई तो सर क्या होगा? टेढ़ी मेढ़ी सतह होगी तो क्या हो जाएगा? ये बोर्ड के लिए, नीट के लिए, 12वीं के लिए, तू जहां जहां पढ़ेगा, जहां फिजिक्स पूछी जाएगी, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बातों में से ये एक इक्वेशन तुम्हारे सामने लिखी हुई है। ये इक्वेशन ऐसी है जो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमने जो पढ़ना शुरू करा है उसकी जान है। उसके अंदर जो सब कुछ चल रहा है वो इस इक्वेशन से समझाया जा सकता है। ये ऐसा भी पूछ सकते हैं, कूलम के नियम का एक को दूसरे रूप में लिख के बताइए। ये रहा दूसरा रूप, क्योंकि जो कूलम का नियम पढ़ा था उसी से सारी बातें लेकर आते जा रहे हैं, उसके आगे पढ़ते जा रहे हैं। तो ये कूलम के नियम का एक और दूसरा रूप भी है। अगर तुझे कूलम का नियम नहीं आता, ये आता है तो सारी चीजें निकाल सकता है। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र तूने निकालने से कूलम के नियम से वो एक बिंदु आवेश के लिए था, लेकिन इस इक्वेशन का यूज करके तो कोई भी टेढ़ा मेढ़ा सतह हो, कोई बिंदु आवेश ना हो, तो भी उसके कारण तू बल लिख सकता है। क्यों? क्योंकि तू यहां से विद्युत क्षेत्र लिख सकता है। तो कूलम के नियम का बाप है ये इक्वेशन, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए बराबर होता है क्यूएन बटे में एप्सिलॉन। ठीक है, एक पूरे इंडिया की, पूरे वर्ल्ड की जो सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है वो है MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना। उस इंस्टीट्यूट में जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, उस इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के एंट्रेंस गेट पे ये 4 इक्वेशन लिखी हुई जो मैक्सवेल की इक्वेशन कहलाती है। आज एक इक्वेशन पढ़ी है, आगे चल के पूरा फिजिक्स हम पढ़ेंगे तो इसमें हम 4 ऐसी इक्वेशन पढ़ेंगे जो मास्टर कहलाती है पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। मतलब क्लास 12 का जो पूरी किताब है उसमें अगर आप ऐसा सोचे कि यार वो चार बातें जो जिंदगी बदल दे, या वो 4 बातें, वो 4 शब्द
जो सब कुछ बयां कर दे, वो ये 4 इक्वेशंस हम आगे चल के पढ़ेंगे, है ना। ये पढ़ते पढ़ते लास्ट चैप्टर आ जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंगे। आज पहली पढ़िए, इसके आगे और चीजें पढ़ते जाएंगे, है। तो वहां पर उसने बड़े बड़े मतलब जैसे हम कहीं पर घुसते ना तो गेट वेट पे बड़ा सा नाम लिखा हुआ रहता ना, तो वहां पर उन्होंने नाम वाम नहीं लिखा है, उन्होंने ऐसी इक्वेशंस लिख रखी, अब पहचानो तुम कहां पर पहुंच चुके हो। तो यहां पर ये क्या है, E डॉट डी ए। अब अगर मैं ध्यान से समझू तो ये तो मेरे पास खुली सतह के लिए था, लेकिन अगर मेरे पास एक बंद सतह है, एक टेढ़ी मेढ़ी सतह है, जैसे मान के चल कि यहां पर मैंने ऐसा बोला कि ये एक टेढ़ी मेढ़ी सतह है सर, यहां पर ये मैंने एक बंद पृष्ठ के अंदर रखी, ये बंद पृष्ठ, ये भी बंद पृष्ठ है, बिल्कुल सर ये भी एक बंद पृष्ठ है, और इसमें से विद्युत बल रेखाएं निकल रही, लेकिन ये टेढ़ा मेढ़ा है सर, टेढ़ा मेढ़ा है। तो इसके थ्रू मैं कैसे लिखूंगा फ्लक्स? तो इसके लिए मुझे पता है सर कि मुझे करने पड़ेंगे इसके टुकड़े। क्या करने पड़ेंगे? टुकड़े 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 टुकड़े। टुकड़े कैसे करते हैं सर? अगर मेरे पास यहां पर एक किसी भी आकृति की सतह है तो मैं यहां पर मानू एक डीए, एक डीए, एक डीए, एक डीए, एक डीए, एक डीए, इन सब के छोटे छोटे छोटे, एक छोटा टुकड़ा टुकड़ा इधर से, एक छोटा टुकड़ा इधर से आएगा, एक छोटा टुकड़ा इधर से आएगा, एक छोटा टुकड़ा इधर से आएगा सर, एक छोटा टुकड़ा इधर से आएगा सर, एक छोटा टुकड़ा इधर से आएगा, और ये सारे छोटे 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 टुकड़ों को मैं जोड़ दूंगा और उसी को लिखता हूं मैं ई डॉट डीए का इंटीग्रेशन। क्या लिखता हूं? ई डॉट डीए का इंटीग्रेशन। तो सर क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि अगर मेरे पास टेढ़ी मेढ़ी सतह होगी, अगर मेरे पास टेढ़ी मेढ़ी सतह होगी तो उन सब का जो डीए होगा, तो सर विद्युत क्षेत्र इधर है, बहुत बढ़िया विद्युत क्षेत्र इधर है, लेकिन अभी आसान थी जिंदगी क्योंकि पूरा एक सतह था सर, तो उसका एरिया सदिश इधर जा रहा था, विद्युत क्षेत्र इधर था, मैंने एक लाइन में कर दिखाया। लेकिन अब यहां वाले छोटे से डीए का एरिया सदिश इधर जा रहा है, इसे मैं डीए सदिश बोल सकता हूं। इस वाले का इस तरफ जा रहा है सर, इसे मैं डीए सदिश बोल सकता हूं। इस वाले का इस तरफ जा रहा है, डीए सदिश बोल सकता हूं। तो इन सब में बहुत लोचा है, तो मैं इसको सबको डीए 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 छोड़ दूंगा, तोड़ूंगा और जोड़ूंगा इंटीग्रेशन की मदद से। इसीलिए तो हमने इंटीग्रेशन पढ़ा था, ताकि तुम और तुम्हारे बच्चे यही ना करते रह जाए जिंदगी भर। तो यहां पर इन सब डीए 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 को जोड़ूंगा, तो वो मैं इसे लिख सकता हूं ई डॉट डीए का इंटीग्रेशन। तो फ्लक्स को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं ई डॉट डीए का इंटीग्रेशन। अच्छा सर, यहां तक की कहानी तो मुझे समझ में आ गई, लेकिन सर इसमें एक गोला क्यों बनाया गया है? गोला बताता है बंद पृष्ठ को। गोला क्या बना रहा है? बंद पृष्ठ को बना रहा है। जैसे मान के चल तूने ये डीए 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 सारे एलिमेंट जोड़े, क्या इस बात की गारंटी है कि बंद पृष्ठ बन जाए? क्या इस बात की गारंटी के बंद पृष्ठ बन जाए? जैसे अगर मान के चल यहां पर मैंने सारे डीए 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 छोटे 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 पेपर के टुकड़े तो उनको जोड़ा और उनको ऐसा बना दिया, ऐसा बन गया, क्या ये बंद पृष्ठ बना है? क्या ये बंद पृष्ठ बना है? नहीं सर, ये तो खुल्लम खुल्ला मामला है सर, इधर से खुल्ला है, 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 इधर से खुल्ला है सर, ये हर जगह से खुल्ला है, लेकिन यहां से बंद है, ये यहां से बंद है बस। क्या ये बंद पृष्ठ बना? ना बाबा ना, ये बंद पृष्ठ नहीं बना, ये बंद प्रश्न नहीं बना। तो क्या इसके अंदर अगर मैंने आवेश रख दिया, सोच के बोलना, समझ के बोलना, क्या इसके अंदर मैंने आवेश रख दिया तो क्या उस आवेश से निकलने वाली हर एक विद्युत बल रेखा इस पूरे पृष्ठ को काटते हुए जाएगी? ना बाबा ना, क्योंकि सर आपने अगर यहां अंदर आवेश, बीच में कहीं आवेश रख दिया तो इससे कुछ बल रेखा ऊपर निकलेगी, कुछ नीचे निकलेगी। नीचे तो जमीन ही नहीं है, वो नीचे तो कुछ काटने के लिए नहीं है, तो वो तो हवा में निकल जाएगी। अरे नीचे तो सब निकल जाएगी सर, ऊपर वाली ही काटेंगी, नीचे वाली काटने वाली नहीं है, नीचे वाली काटने वाली नहीं है। तो नीचे वाली जब काटेगी ही नहीं तो उसके कारण फ्लक्स, उसका फ्लक्स कैसे लिख पाएगा तू? तो सर ऐसे तो नहीं कर पाऊंगा मैं, तो ये नहीं हो पाएगा, ये संभव नहीं है मेरे लिए करना। तो इसीलिए मैं क्या लिख देता हूं, इसी डीए 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 को जोड़ू मैं और ऐसा एक गोला बना दिया मैंने, मतलब कि कुछ ऐसा जोड़ इन्हें, कुछ ऐसा जोड़ इन्हें कि हमेशा 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 एक बंद सतह बनाए। क्या बनाए? एक बंद सतह। और अगर इनने बंद सतह बनाई और इसके अंदर तूने आवेश रखा तो उसका फ्लक्स बराबर होगा क्यू इन बटे में एप्सिलॉन नॉट, और उसी के कारण फ्लक्स होगा क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डीए। इन दोनों को बराबर कर दे और इनको बराबर करके लिखेगा क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डीए बराबर होगा क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन बटे में एप्सिलॉन नॉट लिखना बहुत आसान है। डीए 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 का इंटीग्रेशन क्या होता है वो मैं तुम्हें निकलना सिखाऊंगा। इसकी मदद से हम विद्युत क्षेत्र लिख सकते हैं किसी भी प्रकार के आवेश वितरण के लिए, किसी भी प्रकार के आवेश वितरण के लिए। मतलब विद्युत क्षेत्र निकालने का एक पहला तरीका था जो हम कर रहे थे, जो मैंने तुम्हें बताया ना, एक डरावना सा तरीका। जिस दिन विद्युत क्षेत्र मैंने पढ़ाना शुरू किया तो उसकी दूसरी क्लास में आकर मैंने तुम्हें बताया था कि भैया देख, ये रेखीय आवेश वितरण है,
पृष्ठीय आवेश वितरण है, आयतनिक आवेश वितरण है, और मैं इंटीग्रेशन कर करके कूलम के नियम के बाद में वो इंटीग्रेशन कर करके मैंने इक्वेशन लिखवाई थी, और तुम डर गए थे, तुम्हारे तोते उड़ गए थे, तुम्हारे होश उड़ गए थे कि सर ये क्या इसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। वो पहला तरीका था, वो कूलम के नियम के तरीका था, लेकिन उसी का एडवांस वर्जन क्या है? ये गाउस का नियम, ये इक्वेशन, जिसमें आप बहुत आसानी से जो सारे फॉर्मूले मैंने बताए थे वो सारे लिख सकते हो। क्या इतनी बातें सभी को है बहुत जोरों से चमकती? तुम्हें क्या इस बात का फील आया कि यहां पे ये गोला क्यों लगाया? मैं भी देता हूं भैया इस बात की गारंटी कि तू पढ़ ले, और जहां से तेरे को इच्छा हो जिस किताब से पढ़ना हो उस किताब से पढ़ ले, और तेरे को इस बात का फील आ जाए कि यहां पे ये गोला क्यों लगाया है तो बता देना मेरे को। बच्चा 11वीं 12वीं पूरा पढ़ ले जाता है, 12वीं में 90 नंबर ले आएगा फिजिक्स में, लेकिन उसको यह पता नहीं रहेगा कि यहां पे गोला क्यों लगा हुआ है। वो रट लेगा बंद सतह के लिए। अरे बंद सतह क्यों कर, क्या ये बंद सतह के लिए कैसे लगाया जा रहा बंद सतह? ये है ना, आगे चलकर तुम जब, अगर आगे चलकर तुम्हारा नसीब में नहीं है ना, या तुमने अपनी जिंदगी में और कुछ करने की ठान ली, तुमने डॉक्टर बनने की ठान ली, लेकिन अगर आगे चलकर तुम इंजीनियरिंग करते या आगे चलकर वो मैथ्स पढ़ते, तो मैथ्स में आगे चल गए ये जो तुमने सिंगल इंटीग्रेशन पढ़ा उसी का एक एडवांस वर्जन होता है बंद पृष्ठ, फिर होता है डबल इंटीग्रेशन, फिर होता है डबल इंटीग्रेशन पे भी गोला, फिर होता है ट्रिपल इंटीग्रेशन, और इन सब का सिग्निफिकेंस होता है कि हर एक चीज क्या 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 कहना चाह रही है। आई बात समझ में? तो ये एक छोटी सी कहानी थी जिससे हम ये समझे कि क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए क्यों लिखा मैंने, और यही बराबर होगा क्यू इन बटे में एप्सिलॉन नॉट के। क्लियर है कहानी? तो यहां पर इसकी मदद से, इसके अनुप्रयोग में हम सीखेंगे कि इसकी मदद से हम कैसे निकाल सकते हैं विद्युत क्षेत्र अलग अलग प्रकार की आकृतियों के कारण। जैसे गोले के कारण, एक दो विद्युत क्षेत्र अभी मैंने नहीं लिखवाया तुम्हें, ठोस गोले के कारण है ना, या एक गोलीय पृष्ठ के कारण कैसे विद्युत क्षेत्र होता है, वो अभी मैंने नहीं लिखवाया, वो अभी मैंने छोड़ दिया, क्योंकि अभी मैं अनुप्रयोग में लिखवाऊंगा आपको। बाकी आप अब जो क्वेश्चन करने वाले उन क्वेश्चन में हम इसके ऊपर अब ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, क्यू इन बटे में एप्सिलॉन नॉट के ऊपर। क्लियर है कहानी? क्या इतनी बात सभी को है चमकती? अंशिका मेरे 85 नंबर थे, वेरी गुड बेटा। आज 4 मंथ कंप्लीट हो गए, बैच शुरू हुए। नारियल चढ़ा देना आज भगवान को एक, कि सर जैसे ये 4 महीने बीते उससे डबल अच्छे अगले 4 महीने बीत जाए। क्या हो गया? एक बच्चा बोला है सर हमारे स्कूल में 6 महीने में अभी तक इतना नहीं पढ़ाया। अबे तो मैं तुम्हें बोल ही रहा था थोड़े दिन रुक जाओ। जिस दिन मैंने 12वीं शुरू करी, जो तुम्हारे स्कूल में आगने वाले 2-3 महीने में पढ़ाएंगे वो इस महीने में मैं खत्म कर दूंगा सब कुछ, और ज्यादा बेहतरीन तरीके से। 6 महीने में 2 बार फिजिक्स कंप्लीट कर दिया था, बहुत ही स्पीड में। देखो भाई, तो अब ये गाउसियन पृष्ठ क्या क्या हो सकता है, या इससे जुड़ी और कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हो सकती है, ठीक है। अच्छा, मैं गाउसियन पृष्ठ से जुड़ी और भी आपको बातें करवाऊंगा, उससे पहले एक्चुअली मैं आपको इस पे और फील वाले 2-3 क्वेश्चन करवा देता हूं, है ना, ताकि आपको और बातें समझ में आ जाए। जैसे अगर मान के चलो ये एक स्फीयर, एक गोला है, और यहां पर विद्युत बल रेखा से टेढ़ी मेढ़ी विद्युत बल रेखा है, तो इससे गुजरने वाला नेट फ्लक्स 0 होगा। इससे गुजरने वाला नेट फ्लक्स 0 होगा। इसी प्रकार से अगर मान के चलो मेरे पास यहां पर एक ऐसा पाइप रखा हुआ है, ऐसा पाइप रखा हुआ है बेलनाकार है, और इससे गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या होगा? इससे गुजरने वाला नेट फ्लक्स भी 0 होगा, क्योंकि इसके अंदर कोई आवेश नहीं है। इसी प्रकार से अगर मैं बोलूं यहां पर मेरे पास एक पृष्ठ है और उसमें आवेश इधर कोने में रखा हुआ है, तो फ्लक्स क्या होगा? क्यू इन बटे में एप्सिलॉन नॉट होगा। यह एक गोला, इसके केंद्र पर अगर मैंने आवेश रखा हुआ है तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स क्यू इन बटा एप्सिलॉन नॉट होगा। एक बेलनाकार है, उसके मध्य बिंदु पे आवेश रखा है क्यू इन बटा एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन बटा एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स लिख सकता हूं मैं हर एक के कारण। क्लियर है मामला? अच्छा, अब हाँ, इन सब कॉपी में बना लो इन सबको कॉपी में, बनाना ही इन सब कॉपी में। तो सर ऐसे ये क्या, ये सवाल थोड़ी ना आएगा हमको, इस सवाल में थोड़े से मजे भी लेगा हमारे, इन सवाल में वो हमारे थोड़े से मजे भी लेगा। तो कैसे लेगा अब हमारे मजे? जैसे देखो यहां पर। अच्छा, ये बताओ यार कि इससे गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या होगा? इससे गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या होगा?
0 होगा। इससे गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या होगा? अरे बताओ, 0 होगा, क्योंकि अंदर आता, गोल है ना, बेलन है, तो अंदर आता हुआ बाहर जाता हुआ 0 होगा। अच्छा, लेकिन अब आपसे ये पूछेगा क्वेश्चन में, है ना, आपसे ऐसा पूछ सकता है कि यहां से अंदर आता हुआ फ्लक्स क्या होगा? अंदर आता हुआ फ्लक्स क्या होगा? क्यू इन क्या होगा? अंदर आता हुआ फ्लक्स। तो क्या मैं अंदर आता हुआ फ्लक्स ऐसा लिख दूं, सर अगर ये विद्युत क्षेत्र ई है तो यहां पर होगा ई इंटू पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या अगर हमने आर बोली इसकी, नेगेटिव। बाहर जाता हुआ फ्लक्स क्या होगा? ई इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या ये सभी लिख पाएंगे? अच्छा, इसके थ्रू आप लिख सकते हो क्या? अब आएगा मजा जिंदगी का। अगर एक बाह्य विद्युत क्षेत्र में बेलन रखा हुआ है और इसकी लंबाई जो है वो एल बोली गई है आपको, इस बेलन की लंबाई जो है वो आपको एल बोली गई है, इसकी त्रिज्या जो है वो आर बोली गई है। अब आपको बताना है कि इससे गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, इससे गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, है ना। अब देखो ध्यान से समझना, इस सवाल को करने से पहले एक थोड़ा सा इसका मतलब थोड़ा सा लो लेवल वाला सवाल करवा देता हूं ताकि आपको और थोड़ा फील आने लगे। हाँ भाई, अगर मान के चलो मेरे पास यहां पर विद्युत बल रेखा है और मेरे को यहां पे एक अर्धगोलीय कोश रखी है या अर्ध ठोस गोला भी रखा हुआ मान सकते हो आप, तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स क्या बताना है कि इसके गोलीय सतह से गुजरने वाला फ्लक्स। तो देखो यार, अब गोलीय सतह से फ्लक्स बताना हमारी औकात के बाहर है। क्यों सर? क्योंकि सर ये ऐसा गोल है, तो सर इसमें इसका डीए इधर होगा। अगर मैं देखूं तो क्या होगा सर? सर यहां पे विद्युत क्षेत्र इधर है, लेकिन यहां का डीए इस तरफ होगा, यहां का डीए इस तरफ होगा, यहां का डीए इस तरफ होगा, यहां का डीए इस तरफ होगा। सर ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा ऐसे तो इसको हम थोड़ा टेढ़ा, अब मैं आपको टेढ़ी चीजें सोचना सिखा रहा हूं, मतलब कि यहां पर ये तो अब आपको आ गया है, लेकिन अब आप इसमें यहां पर ये अगर आधा अभी भी खुला मामला है सर ये, तो इससे फ्लक्स कैसे लिख पाऊंगा मैं? तो इसको करने के लिए अब हम क्या सोचेंगे कि यार देखो, इतना हमें पता है कि अंदर आता हुआ फ्लक्स और बाहर जाता हुआ फ्लक्स बराबर होता है, अंदर आता हुआ फ्लक्स और बाहर जाता हुआ फ्लक्स बराबर होता है। क्लियर है? अंदर आता हुआ और बाहर जाता हुआ फ्लक्स बराबर होता है। बिल्कुल सही बात सर। तो यार तू अंदर आता हुआ तो नहीं निकाल पा रहा, बाहर जाता हुआ निकाल सकते हो क्या? सोचते हैं ये इसके थ्रू फ्लक्स बता सकते हो क्या? जैसे इसको ऐसा समझ लो यार, ऐसा समझ लो कि मान के चलो मेरे पास एक ग्लास है, ये ग्लास है, ठीक है। अब मेरे को बताना है कि नेट कितना फ्लक्स है। तो सर कुछ फ्लक्स इसके इधर वाले गोले से आएगा, कुछ फ्लक्स इधर वाले गोले से आएगा। अब ये सीधा नहीं है, ये थोड़ा सा टेढ़ा है, तो कुछ फ्लक्स यहां से यहां से यहां से यहां से भी टकरा के आएगा। तो मैं नेट कैसे निकालूंगा? मैं सोचूंगा यार कि ये इस गोले से जितना बाहर आ रहा है ना, वही कहीं यहां से घुसा, कुछ यहां से घुसा, कुछ यहां से घुसा, कुछ यहां से घुसा, कुछ यहां से घुसा, इन सब का नेट जो है वो इससे बाहर आ रहा है। तो अगर मेरे को नेट फ्लक्स निकालना तो मैं ऐसा बोल दूं कि सर इससे जो फ्लक्स बाहर आ रहा है ना, वही नेट फ्लक्स है बस। तो इसका फ्लक्स क्या होगा सर? इसका होगा पाई आर स्क्वायर एरिया इंटू विद्युत क्षेत्र। यही मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये इससे जो बाहर आ रहा है वो यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से कहीं ना कहीं से अंदर घुसा होगा। तो इसीलिए मैं यहां पर भी फ्लक्स लिख सकता हूं, मैं यहां का भी फ्लक्स लिख सकता हूं। यह हो जाएगा फाई बराबर हो जाएगा, अगर इसकी त्रिज्या हमने आर बोल दी तो हो जाएगा विद्युत क्षेत्र इंटू पाई आर स्क्वायर। कितनों को यह बात चमकी? लगा दो एक बार जोरों से कमेंट्स में आकर। कितनों को ये बात चमकी? लगा दो जोरों से कमेंट्स में आकर कि आपने सर उल्टा सोच लिया कि यार अंदर घुसता हुआ तो नहीं निकाल सकता, लेकिन बाहर जाता हुआ जरूर निकाल लूंगा मैं। हाँ, उंगली को थोड़ा सा टेढ़ा कर लिया, सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा था। अच्छा, अब यहां पर इसमें कैसा होगा सर? ये है अब हमारे पास एक गोला, ये है हमारे पास, देखो ये एग्जैक्टली यही चीज है, ये यही चीज है ना। ये कप है, अरे ये ऊपर से भी ढक्कन लगा हुआ है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता? बल रहेगा तो ऐसे, अरे ऐसी बाहर निकल रही है, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे सर इसको? अब कैसे करेंगे सर? सर ये तो पूरा ही गोल है, पूरा ही गोल है।
तो मैंने यह सीखा कि सतह के लंबवत बल रेखा है। तो अगर मैं इसे ये देखूं, इसको बीच में से काट लूं, मैं बीच में से काट लूं, तो बीच में से अगर मैं इसे काटूंगा यहां पर, तो क्या ये कुछ ऐसी सतह दिखेगी? सर ये दिखेगा एक ऐसा गोला, क्या ये कुछ ऐसी सतह दिखेगी? बीच में से काट लिया मैंने, है ना, या ये ले, इसको ऐसा दबा दिया, अब कर ले फील 100%। ले भाई, इसको मैंने ऐसा दबा दिया, ये दबा दिया, अब तो चपटा हो गया, अब मैं ज्यादा आसानी से निकाल सकता हूं। क्यों सर चपटा क्यों कर रहे हो इसको? क्योंकि देखो क्या हो रहा है, यहां पर जब ये जो गोल था, ये गोल था, तो गोल में कुछ डीए इधर जा रहा था, कुछ डीए इधर जा रहा था, तो उसका मैं वो घटक लेना पड़ता बार बार। तो मैंने उसका देखो घटक ले लूं, घटक क्या है? एक तरीके से घटक मतलब प्रोजेक्शन या परछाई। सुन ले मेरी बात को ध्यान से, एक बात बहुत गजब का फील दे रहा हूं। घटक मतलब क्या होता है? घटक मतलब होता है परछाई। घटक मतलब क्या होता है? परछाई। परछाई मतलब क्या होता है? सर जैसे अगर मान के चलो कि मैं यहां पर खड़ा हूं, मैं चाहता हूं कि मेरी लंबाई का एक्स घटक क्या है, तो यहां से एक लाइट जल रहा है, तो ये लाइट जो यहां से जल रहा है वो मेरी परछाई जमीन पे बनाएगा, तो ये मेरा एक्स घटक हो गया। अगर मैं यहां पर एक दीवार रख दूं तो वो मेरी परछाई दीवार बना दे, तो मेरा वो वाई घटक हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर यहां पर अगर मैं ये मेरा जो गोला है, गोले को अगर मान के चलिए एक बेलन होता है, एक्चुअल में यहां पे बहुत सारी लाइट होती है तो मैं परछाई बनाकर दिखाया नहीं सकता आपको, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं सर कि अगर ये बेलन की परछाई देख लूं, मैं सामने परछाई देख लूं, तो परछाई क्या दिखाई देगी? सर इसकी परछाई ये दिखाई देगी, ये होगी इसकी परछाई एक आयताकार के रूप में। तो वही बल रेखा है एक्चुअल में सतह के लंबवत और वही से काटती हुई जा रही है। बोल हाँ या ना, फुल आया या नहीं है? मतलब कि ये यहां पर ये इसके सतह के लंबवत टकराते हुए निकलना चाहिए। तो यहां पर अगर एक गोले की, अगर या एक बेलन की परछाई देखूंगा तो वो क्या दिखाई देगी? एक आयताकार दिखाई देगी। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि इसका क्षेत्रफल लिख दूं मैं तो बात बन जाए। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? सर इसकी लंबाई L है, इसकी ये लंबाई L है। अच्छा, इसकी इधर वाली लंबाई कितनी होगी? इसकी इधर वाली लंबाई 2r होगी। सोच, ये r है तो यह व्यास क्या हो जाएगा? व्यास 2r हो जाएगा। मतलब मैं फ्लक्स लिख सकता हूं, इससे गुजरने वाला हो जाएगा E इंटू L इंटू 2r, यह हो जाएगा 2ELR, यह आंसर हो जाएगा। क्लियर है मामला? मोबाइल की टॉर्च से बता दीजिए। अरे बेटे क्या बोल रहा हूं, यहां पर इतनी सारी लाइटें जलती ना। एक दिन मैं ना आज एक काम करता हूं, आज टेलीग्राम पे मैं तुमको एक वीडियो बना के दिखाता हूं, है ना, कि भैया कि यहां मोबाइल की टॉर्च ले देख, तुझे कुछ दिख जाए तो बहुत बढ़िया बात है। मोबाइल की टॉर्च, तो मोबाइल की टॉर्च दिख जाना यहां पर, वही बहुत बड़ी बात होगी। ले, ये मोबाइल की टॉर्च चालू कर दी, दिख रही है तेरे को? जरा सी चिमनी सी जलती हुई दिख रही है। ये देख, क्या है? उजाला पहुंचा उजाला, है ना। सूरज के ऊपर टॉर्च मारने से उजाला नहीं आता है। दिख दिया, ओ परछाई बन गई सर, वेरी गुड, परछाई बन गई। कुछ ना होगा यहां पर। देखो, हाँ, अब आगे बढ़ते हैं हम। तो ये सारी बातें हमें बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से फील आती है। अब इसमें दूसरे प्रकार का एक और क्वेश्चन बनता है। एक और प्रकार का क्वेश्चन बनता है क्या? दूसरे प्रकार का, सभी लाइट बेटा लाइट सभी बंद कर दूंगा। इसकी लाइट कैसे बंद करूंगा? ये भी तो एक स्क्रीन है, इसकी लाइट कैसे बंद होगी? देखो, अब दूसरे प्रकार का ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है। क्या चल रहा है यहां पर? देखो, अब आपको एक और अगले प्रकार का क्वेश्चन बोला जाएगा। क्वेश्चन में बोलेगा कि यार यहां पर, है ना, या आप चाहो तो आप स्टेटमेंट लिख लो यहां पर, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो देख के बनाना। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये इसका आंसर है। ठीक है, दोनों साथ में मत बना लेना। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये इसका आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये इसका आंसर है।
ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये इसका आंसर है। ठीक है, 5 पार्ट करेंगे इसके। ठीक है, आपको बोला हुआ है, चाहो तो स्टेटमेंट लिख लो, निम्न स्थितियों में दर्शाए गए पृष्ठ से फ्लक्स बताइए। निम्न स्थितियों में दर्शाए गए पृष्ठ से फ्लक्स बताइए। दर्शाए गए पृष्ठ से फ्लक्स बताइए। ठीक है, तो पहली स्थिति आपको दी गई है, पहली स्थिति दी हुई है कि यहां पर अगर मेरे पास ये गोलीय पृष्ठ है और इसमें आवेश इसके केंद्र पर रखा हुआ है, तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा। तो कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे। अब हमें पता है कि यार यहां पर मेरे पास अगर एक आवेश होता है तो उससे टोटल फ्लक्स जो होता है वो Q बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। टोटल फ्लक्स Q बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। हाँ, तुम्हें बनाना पड़ेगा, मैं तो कॉपी पेस्ट करके लाया हूं, बिल्कुल सही बात, बना अब तो, क्योंकि मैंने भी बनाया था। ये होगा Q बटा एप्सिलॉन नॉट। तो ये Q बटा एप्सिलॉन नॉट जब टोटल, देख अगर ऐसा समझ कि अगर ये गोला या ये आवेश जो होता ये पूरा कवर होता मतलब कि हर जगह पर इस पर गोला होता, तो Q बटा एप्सिलॉन नॉट टोटल फ्लक्स होता। अब क्या है, अब ये आधा कवर है, आधा बाहर में जाएगा, तो ये आधे से कितना फ्लक्स गुजरेगा, ये हो जाएगा सर Q बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा, Q बटा 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्या ये बात सभी को समझ में आई, है ना। आप चाहो तो इसमें एक छुटका सा स्पीच स्टार मान सकते हो कि अगर मेरे पास एक आवेश है ना, एक आवेश है, उसको कवर अप करने के लिए, उसको बंद करने के लिए मुझे n सतहों की जरूरत है, तो जो उससे गुजरने वाला फ्लक्स होगा वह Q बटा n एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक ये आवेश था, इसको बंद करने के लिए मुझे कितनी सतहों की जरूरत है, 2, तो हर एक से गुजरने वाला फ्लक्स Q बटा 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मान के चल मेरे पास ये एक गोला है ना, ये सॉरी एक बेलनाकार है, बेलनाकार के केंद्र पर मैंने एक आवेश रख दिया। अब बताना है कि इसके नीचे वाली सतह से कितना फ्लक्स गुजरेगा। तुम समझ पा रहे हो क्या हो रहा है यहां पर, मतलब कि यहां पर यह एक आवेश जो है वो यहां रखा हुआ है, यहां पर आवेश रख दिया, मतलब ऐसा कुछ कि मैंने इसके अंदर किया एक गड्ढा कर दिया। ठीक है, एक गड्ढा कर मैंने इसके अंदर यहां पर एक आवेश रख दिया। अभी समझने के लिए हम आवेश को थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। मान के चलिए आवेश है, तो इसको मैंने यहां पर ऐसा रख दिया, तो ये क्या होगा सर, ये आधा अंदर और आधा बाहर है, आधा अंदर और आधा बाहर है। ये कैसा है, आधा अंदर और आधा बाहर है। तो अब इससे गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, तो सर आधा अंदर आधा बाहर होगा, आधा अंदर आधा बाहर होगा। देख आधा अंदर है और आधा बाहर है, तो यहां पर इससे गुजरने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा सर, इससे गुजरने वाला फ्लक्स हो जाएगा, आधे से गुजरने वाला फ्लक्स हो जाएगा Q बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है कहानी। इसी प्रकार से अगर मान के चलो मेरे पास एक घन है और एक घन में एक जो पृष्ठ है, पृष्ठ के केंद्र पर आवेश रखा हुआ है, तो यहां पर इससे गुजरने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो सर इसको ढकने के लिए मुझे एक और आवेश चाहिए होगा, तो फिर से या एक और सतह हो जाएगी, तो Q बटा 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब हमेशा आधा नहीं होगा, जैसे मान के चलो कि यहां पर अगर मेरे पास एक घन है और इस घन के एक कोने पे एक आवेश रखा हुआ है, कोने पे। अच्छा यार ये देखो, ये वैसा एग्जैक्ट आगे की कहानी वैसी है। तुमने केमिस्ट्री में वो पढ़ा FCC BCC स्ट्रक्चर। हाँ भाई, 12वीं वाले बच्चे कहां गए, क्या तुमने केमिस्ट्री में FCC BCC स्ट्रक्चर पढ़ा होता है? अगर हां तो उसमें अलग अलग जगहों पे एटम रखते हैं, जैसे एक पृष्ठ के केंद्र पर या एक घन के कोने पर या घन की भुजा के केंद्र पर।
तो बस एग्जैक्ट सॉलिड स्टेट में जो बातें हुई वैसी की वैसी यहां पर भी है कि सर अगर यहां पर एक मेरे पास एक एटम है जो इधर कोने में रखा हुआ है, तो ये सर इस घन के एक पृष्ठ से 1/8 हिस्सा अंदर होता है, 1/8 हिस्सा अंदर होता है। ठीक है, कैसे? देखो, अगर मान के चलो ये ऐसा सोचो यार कि आपके घर में आप घर में हो, हाँ भाई सब अपने घर में ही बैठे, चल घर में नहीं कमरे में तो बैठा है, कोई ऐसा है जो कमरे में भी नहीं बैठकर क्लास अटेंड कर रहा है, तो अगली बार से फिर ऐसा कुछ बोलना पड़ेगा कि कृपया कम से कम एक कमरे में बैठ के तो पढ़े, है ना। टेबल कुर्सी तो ठीक है, कमरे में तो बैठकर पढ़ो। हाँ, लाइब्रेरी मतलब छतवत है, लाइब्रेरी में दीवारें है या पेड़ के नीचे टेबल कुर्सी लगा दिए और बोर्ड लगा दिया लाइब्रेरी, खेत में बैठ के पढ़ रहे हो, बहुत बढ़िया। खेत में आसपास दीवारें है, कुछ एक झोपड़ी सी बनी हुई है आपकी, तो वहां पर अगर मान के चलो यह एक दीवार इस तरफ है, एक दीवार इस तरफ है, एक छत है और एक नीचे दीवार है। ठीक है, अब नीचे की तरफ एक टॉर्च घुसा हुआ है, तो ये उजाला कहां कहां दे सकता है, तो देखो क्या होगा। अगर ये यहां पर कोने पर है तो क्या होगा, एक तो वो तुम्हारे कमरे में उजाला दे रहा है, ठीक है, एक टॉर्च नीचे जमीन में या ऊपर मान ले, एक ऊपर वहां पर कोने में, है ना, इस दीवार पे और एक छत को मिलाकर एक टॉर्च ऊपर कोने में घुसा दिया हमने, गोला कोने में घुसा दिया, तो बिल्कुल कोने पर जो बल्ब घुसा हुआ है वो कहां कहां उजाला देगा। तो सर एक हमारे कमरे में देगा, एक बगल वाले कमरे में देगा, एक इसके पीछे वाले कमरे में देगा और एक उसके पीछे वाले, 4 कमरे तो सर इस जमीन पर बने हुए हैं जिसमें उजाला दे रहा है। साथ ही साथ जो कि वो कोने में घुसा हुआ तो ऊपर भी एग्जैक्ट मेरे ऊपर वाले कमरे में भी उजाला देगा, उधर वाले कमरे में उजाला देगा, पीछे वाले में भी देगा ऊपर, और एक उधर वाले कमरे में भी उजाला देगा। ठीक है, मतलब कि ये जो गोला है सर, ये जो गोला है वो 8 कमरों में उजाला देगा, 4 ऊपर 4 नीचे, मतलब हर एक को जो फ्लक्स मिलेगा वो मिलेगा Q/8 एप्सिलॉन। ऐसा समझ सकते हो कि उसको ढकना है, उसको ढकने के लिए 8 घन की जरूरत पड़ेगी। कमरे ईंट से बने होते, कांच से नहीं बने। हाँ बेटा, तो मैं ईंट वाले कमरे की ही बात कर रहा हूं। ईंट वाले कमरे में भी ऐसा कर सकते ना कि वहां पे ऐसा गड्ढा कर दिया, उसके अंदर बहुत बड़ा इतना बड़ा ऐसा गोला एक बल्ब बना जो इतना बड़ा गोला है, उसको फंसा दिया वहां पे, सभी कमरों में एक बार चालू करा, सभी कमरों में बराबर उजाला। ओटले पे बैठे हो, बहुत ही बढ़िया। तो घर में कभी जाते हो कि नहीं कि घर वालों ने एक मोबाइल देके, 2 किताब, 2 कॉपी देके और एक पेन देके ओटले पे बिठा दिया और वहीं पे एक चारपाई डाल दी, एक चटाई डाल के, कि जब तक तेरा नीट में सिलेक्शन नहीं हो जाता घर की दहलीज के अंदर कदम मत रखना। ओटला क्या होता है, ये दुबई वाले लोगों को पता नहीं होगा ना कि ओटला क्या होता है, क्योंकि दुबई में ओटले नहीं होते। हाँ भाई, किसको नहीं पता ओटला क्या होता है? देखो, इसी प्रकार से अगर मेरे पास एक घन की भुजा के केंद्र पर अगर मेरे पास आवेश रखा हुआ है, तो उस कंडीशन में फ्लक्स क्या होगा? तो वहां पर अब इसे ढकने के लिए देखिए, एक तो यहीं पर ही है, एक पीछे लगाना पड़ेगा, एक नीचे और एक इसके नीचे, मतलब 4 क्यूब लगाने पड़ेंगे, तो हर एक से गुजरने वाला फ्लक्स Q/4 एप्सिलॉन हो जाएगा। Q/4 एप्सिलॉन हो जाएगा, 4 ब्लॉक लगाने पड़ेंगे। ठीक है, आ गई बात समझ में? भैंस के साथ बैठकर पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये एक आदमी ने, एक लड़के ने बहुत गजब टेक्निक लगाई।
मैंने अभी 2-4 बार बोला था कि तू तो बिल्कुल ही, तेरी हरकतें ऐसी है कि भैंस के आगे बीन बजाने से क्या होता है, तेरे को कुछ समझ नहीं आएगा। तो एक बच्चा उस दिन से भैंस के साथ ही बैठकर पढ़ता है, और जब भी मैं डायलॉग बोलता हूं तो ईयरफोन अपने भैंस के कान में लगा देता है। देख, तेरे बारे में भी आज बातें चल रही है, तेरे को बोलता हूं, मैं समझाता हूं कि हरकतें ठीक रखा कर, लेकिन अब एसपी सर को भी तेरे बारे में पता चल गया, भैंस के आगे बीन बजाने से कुछ नहीं होता। ला मेरे ईयरफोन, मुझे पढ़ने दे। अब फिर ईयरफोन अपने कान में लगाकर, क्या बताऊं सर, ये ऐसी ही है हमारी भैंसी तो। चलिए, तो आज की कहानी इतनी ही रखते हैं हम। अब हमें इसमें और भी सवाल करने हैं। जैसे यार देखो, ये नीट 2012 में सवाल आया हुआ था, है ना, ये कोने में एक आवेश है Q/8 एप्सिलॉन, जो हमने पढ़ा एग्जैक्ट उसी पर सवाल। इसी प्रकार से हमारे पास और भी कुछ सवाल है, एक बार ट्राई करना आप। जैसे आप देखो, अब सवाल में आपके ऐसे मजे लेगा, ऐसे मजे लेगा कि यहां पर हमारे पास जो एक घन है, एक घन की छत उड़ा दी हमने, है ना, छत उड़ा दी। अब बताओ फ्लक्स कितना होगा, अब बताओ फ्लक्स कितना होगा। तो क्या होगा सर, टोटल से Q/एप्सिलॉन होता है। अब 6 सतह होती है एक घन में, एक सतह उड़ा दी तो क्या हो जाएगा, तो कितना फ्लक्स गुजरेगा वो सोचो। इसी प्रकार से और भी कुछ सवाल है ना, कल की क्लास में, ये होमवर्क में भी इस प्रकार के सवाल जितने बन जाते ट्राई करना, नहीं बनते तो कोई बात नहीं, कल की क्लास में हम इन पे और चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलो, तो अब हम कल की क्लास में मिलते हैं। ओटला क्या होता है बेटा, ओटला इज समथिंग लाइक यू नो, जैसे एक हमारा घर होता है, घर के बाहर पर एक गेट होता है, एंड आफ्टर दैट गेट देयर इज अ सिटिंग पोजीशन इन द कॉलोनी where you can have chit chat with everyone, or in the evening time you can just sit over there and relax your mind, have chit chat with your all the padosis, so that is known as ओटला। कोई बात नहीं बेटा, आप दुबई से जब इंडिया आओगे आपको हम घुमाने ले चलेंगे, ओटला दिखा देंगे। हाँ, आंगन, आंगन इज समथिंग, ठीक है, आंगन ऐसा होता है कि आंगन एक बहुत बड़ी जगह होती है, ठीक है, मतलब आंगन जो होती है वो थोड़ी बड़ी जगह होती है, उसमें आप बहुत सारा सामान भी रख सकते हो। लेकिन ओटला छोटा सा होता है, मतलब ऐसा समझो आप लोग कि घर के बाहर, जस्ट बाउंड्री वॉल के जस्ट बाहर बैठने का एक परमानेंट ही जुगाड़ बना दिया है ना, ताकि बार बार टेबल कुर्सी ले जाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, इतनी इतनी ऊंची ईंट की दीवार बना दी है ना, और थोड़ी सी आगे तक एक स्लैब सी बना दी कि उसके ऊपर जब चाहो जाकर बैठ जाओ, जब तुम्हारे घर वाले तुझे भगा दे। हाँ, चबूतरा टाइप भी होता है, उसी टाइप का होता है। तो आपको जब भी घर वाले 2 चांटे मारकर भगा दे, ओटले पे जाकर बैठ जाओ। अच्छा, भारत में ही हो गया, ओके, नो वरीज, डोंट वरी। हाँ, चबूतरा टाइप भी होता है, बिल्कुल सही बात। चौबारा भी बोल सकते हैं वैसे, चबूतरा भी बोल सकते हैं वैसे मेरे हिसाब से। हाँ, चबूतरा टाइप भी बोल सकते हैं, लेकिन चबूतरा क्या होता है कि चबूतरा, जैसे मैंने गूगल पे सर्च किया कि चबूतरे के बारे में, तो एक कबूतर के बारे में बताने लग गया। चबूतरा यूजुअली पेड़ के नीचे कहीं पर बना हुआ होता है, या गांव में एक ही जगह होता है ना। ओटला हर घर के बाहर होता है, जिसमें 2-3 लोग बैठ सकते हैं। चलिए, तो अब हम मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।